तो उसके फादर ने कहा कि बेटा इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा सवाल पूछा। उसके पापा उसे घर से बाहर लेकर के गए और सामने एक पहाड़ी पर महल था वो दिखाया और कहा कि बेटा वहां पर वो व्यक्ति रहता है जो तुम्हें इस सवाल का जवाब दे सकता है। बच्चे ने पूछा कौन है? तो पापा ने कहा कि बेटा वहां पर दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं। पिताजी से परमिशन लेकर के वो बच्चा अपने सवाल का जवाब जानने के लिए दूर पहाड़ पर उस महल तक पहुंचने के लिए चल पड़ा। जब वो पहाड़ चढ़ करके वहां पहुंचा उस महल के पास, तो उसको देखता रह गया। इतना सुंदर, आलीशान, भव्य महल। उस बच्चे को उस महल की सुंदरता इतनी अच्छी लग रही थी कि वो भूल गया कि क्यों आया था। फिर उसे याद आया कि जो मेन काम था वो तो करा ही नहीं। उसने पूछा किसी से कि वो बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ रहते, तो उन्होंने बताया कि वो सामने जो दरबार लगा है वो उन्हीं का लगा है। उस लड़के ने वहां जाकर के देखा, बड़े बड़े व्यापारी आए थे। सब लोग अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए आए थे। बहुत लोग आए हुए थे। कोई अपनी जिंदगी के बारे में जानना चाहता था, कोई परिवार के बारे में जानना चाहता था। इस लड़के ने अपनी बारी का इंतजार किया। इसकी बारी आई। जाकर के उन बुद्धिमान व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा कि आपके बारे में पापा ने बताया। मैंने एक सवाल पापा से पूछा था, उन्होंने कहा कि आपसे पूछूं। मेरा सवाल यह है कि बस मुझे इतना सा बताइए, खुश रहने का सीक्रेट क्या है? वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि बेटा तुम इतनी कम उम्र में इतना भारी सवाल लेकर के आए हो। अच्छा काम करो, मैं तुम्हें जवाब दूं उससे पहले मेरा घर तो देख लो, इस महल को तो देख लो। ये तो देखो कि आदमी कैसा है, उसका घर तो देखो, तब तो समझोगे। क्या पता मैं गलत बात कह दूं। उस लड़के ने कहा हाँ सही बात है, मैं देख करके आता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि रुको, जाने से पहले एक शर्त है। तुम्हें चम्मच दे रहा हूं, एक चम्मच उसे दी। कहा कि इसे मुंह में रखना। उस चम्मच में 2 बूंद तेल डाल दिया और उस बच्चे से कहा कि बेटा घूम करके आना, लेकिन याद रखना कि ये 2 बूंद तेल छलक ना जाए। लड़के ने कहा ठीक है। वो निकल गया। महल में घुमावदार सीढ़ियां थी। बचते बचाते धीरे 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 पूरा महल वो घूमा और वापस आ गया। जब वापस आया उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास, तो उन्होंने पूछा कि बेटा महल देखा? लड़के ने कहा हाँ देखा। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि वो झूमर देखा? इतना शानदार आलीशान झूमर हमने लटकाया हुआ है। लड़के ने कहा नहीं वो नहीं देखा। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि तुमने वो बगीचा देखा जिसमें नायाब पेड़ लगाए गए हैं? दूर दूर से ढूंढ ढूंढ करके हम वो चुनिंदा पौधे लाए जिनसे ये पेड़ बने, तुमने देखे कि नहीं? लड़के ने कहा नहीं देखे। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि तुमने हमारी आलीशान लाइब्रेरी देखी कि नहीं? उसमें दुनिया की ऐसी किताबें रखी हुई हैं जिन्हें पढ़ लो तो सब कुछ समझ में आ जाए। बच्चे ने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा तो सारा ध्यान ये तेल की 2 बूंद पर था। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि एक काम करो, वापस जाओ, एक बार फिर से घूम करके आओ और फिर मुझे बताना। शर्त यही रहेगी, बस घूम करके आओ। बच्चा गया दोबारा। अब की बार उसने सब कुछ निहारा, एक एक चीज को अपनी आंखों में बसा लिया। उस सुंदरता को समेट करके जब वापस आया तो बुद्धिमान व्यक्ति को बताने लगा कि क्या आलीशान महल आपने बनाया है, क्या नक्काशी है। मैं तो मतलब समझ नहीं पा रहा हूं, इतना सुंदर महल है, काश मैं भी यहां पर हमेशा के लिए रह पाता। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि वाह क्या बात है, अब तुमने हमारे महल को अच्छे से देख लिया। लेकिन एक बात बताओ, वो तेल कहां गया जो चम्मच में था? लड़के की नजर पड़ी, चम्मच में से वो तेल पता नहीं कब छलक गया, ध्यान ही नहीं गया उसका, क्योंकि अब की बार सारा ध्यान तो नक्काशी देखने में था, महल देखने में था। उसने कहा कि माफ कीजिएगा, वो तेल तो छलक गया। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि बेटा बस यही है खुश रहने का सीक्रेट। बच्चे ने कहा समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा कि बेटा जब तुम्हें पहली बार भेजा तो तुम्हारा सारा ध्यान चम्मच में गिरे उस 2 बूंद तेल पर था। दूसरी बार भेजा तो चीजों को देखने में ध्यान था और जो बेसिक रूल था उसे तुम भूल गए। ये बैलेंस बना करके रखना ही खुश रहने का सीक्रेट है। जो जिंदगी में बैलेंस बना के चलता है, फैमिली में, करियर में, वही खुश रहता है। आप जिंदगी में चाहे जिस मुकाम पर पहुंच जाएं, अपने बेसिक्स को मत भूलिएगा। जो वैल्यूज से जुड़ा रहता है, जो संस्कारों से जुड़ा रहता है, जिंदगी में वही ऊंचाई हासिल करता है और हमेशा खुश रहता है। सुन रहे हैं आप आरजे कार्तिक मोटिवेशन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, लेकिन चमकता सिर्फ वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी अफ्रीका महाद्वीप की,
बात उन दिनों की है जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में डायमंड माइंस मिल रही थी, हीरों की खानें मिल रही थी। ये बात जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। गांव-गांव में लोगों को मालूम चल गया था कि हमारे यहां पर हीरे निकल रहे हैं। तो एक गांव में किसान था जो परेशान हो चुका था खेती कर करके। उसको लगा कि क्या मिल रहा है, पैसा तो मिलता नहीं है ज्यादा। वो घर गया, जाकर के बीवी को कहा कि मैंने एक फैसला लिया है, अब मैं अपना खेत बेचूंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे एक यात्रा पर निकल जाऊंगा। मैं अपने पूरे अफ्रीका में घूम करके उस डायमंड की माइन को खोजूंगा जो हमारी किस्मत बदल देगी। उसने बीवी से कहा कि कल तुम्हें मायके छोड़ने के लिए चल रहा हूं। अपने ससुराल में गया, वहां जाकर के बीवी को छोड़ दिया। ससुर जी को बता दिया कि देखना वापस आऊंगा तो अमीर दामाद बन करके आऊंगा। वहां से आशीर्वाद लेकर के निकल गया। उम्मीदों का बोझ बहुत ज्यादा था। उसे लग रहा था कि डायमंड की माइन ऐसे ही मिल जाएगी और जिंदगी पलट जाएगी। ढूंढता रहा इधर से उधर, लेकिन उसे कहीं भी हीरे की खान नहीं मिली। वो कहते हैं ना, जब उम्मीदों का बोझ ज्यादा हो जाता है तो इंसान अंदर से घबराने लगता है, फ्रस्ट्रेट होने लगता है। इस पर भी निराशा हावी हो गई और एक पहाड़ से कूद करके इसने नदी में जान दे दी, क्योंकि इसे कहीं भी हीरे की खान नहीं मिली थी। ऊपर से खेत बेच दिया था, पैसे खत्म हो गए थे। ये कहानी इस किसान की नहीं है, कहानी उस किसान की है जिसको इसने खेत बेचा था। वो रोजाना खेती कर रहा था, अपना काम कर रहा था। एक दिन खेत में पहुंचा, नदी किनारे वो खेत था। जो नदी का किनारा था उस साइड में रेनबो बना हुआ था। ये थोड़ा पास गया, जाकर के देखा तो एक चमकती हुई चीज रखी थी जिस पर सूरज की किरणें आ रही थी और रेनबो बन रहा था। ये वो चमकता पत्थर उठा करके घर ले आया और घर में रख दिया। इसको क्या मालूम कि क्या है। एक दिन एक रिश्तेदार इसके घर पर आया। उसने देखा कि यहां पर तो एक चमकता पत्थर रखा है। उसकी नजरें उस पर टिक गईं। वो समझदार था, उसने देखे हुए थे हीरे वगैरह, उसको इसकी समझ थी थोड़ी। तो उसने कहा कि अरे मेरे भाई, ये यहां क्यों रख रखा है? ये चमकता पत्थर वत्थर नहीं है, ये बहुत नायाब हीरा है। और ये कहां मिला तुम्हें? तो इस किसान ने बताया कि भाई मेरे खेत में मिला था। तो जो रिश्तेदार था उसने कहा कि मेरे भाई वो खेत नहीं है, वो तो हीरे की खान है, उसे खुदवाना शुरू करो। अपने रिश्तेदार की बात पर भरोसा करके इसने वो खेत खुदवाया। खान बन गई और वो खान ऐसी वैसी नहीं थी, उसमें से हीरे ही हीरे निकले। ये व्यक्ति जिसको खेत बेचा गया था, जो खेती कर रहा था, ये माला माल बन गया। एक वो किसान जिसके खेत में, जिसकी जमीन के नीचे ही हीरे थे, वो पूरी दुनिया खो जाए लेकिन उसे हीरे नहीं मिले। और दूसरा किसान जिसके खेत में ही हीरे छुपे थे। अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है। अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचानेंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, लाइफ को कोसने लगेंगे, ऊपर वाले को कोसने लगेंगे, फैमिली को, ऑफिस को कोसने लगेंगे। लेकिन अगर आपने अपॉर्चुनिटी पहचान ली तो आप मौके पर चौका लगाएंगे। छोटी सी कहानी है, बस यही सिखाती है। जिंदगी में ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सुनते रहिए आरजे कार्तिक मोटिवेशन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग कहते हैं कि साथी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन लोग अगर वाकई में आपके साथ होते तो संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक जौहरी की, जिनकी यंग एज में ही डेथ हो गई। उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके परिवार में रह गए उनकी पत्नी और उनका छोटा बच्चा। मां कब तक घर का खर्च चला पाती? उनके पास में सेविंग्स के तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गहनों की पोटली थी। एक दिन मां ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, इस शहर में दूसरे किनारे पर एक दुकान है जो हमारे रिश्तेदार की है। तुम बस एक काम करना, वहां जाना और उनसे कहना कि अंकल जी मैं उनका बेटा हूं। पापा के बारे में बताना और कहना कि पापा जी का निधन हो गया है, हमारा परिवार संकट में है, आपकी मदद चाहिए, बस ये गहने खरीद लीजिए। मुझे लगता है कि बेटा वो हमारी मदद करेंगे, गहने सही दाम में खरीद लेंगे। छोटा बच्चा मां का आदेश मानते हुए चला गया। उस दुकान पर पहुंचा, जाकर के सारी रिश्तेदारी समझाई। वो जो रिश्तेदार थे उन्होंने कहा कि अरे बेटा आओ, बैठो, मुझे दिखाओ क्या तुम पोटली लेकर के आए हो। इस लड़के ने वो पोटली उन अंकल जी को दे दी। उन्होंने गहनों की पोटली देखने के बाद बच्चे को वापस लौटा दी और कहा कि बेटा एक काम करना, अभी बाजार मंदा चल रहा है, धीमा चल रहा है, सही दाम नहीं मिलेंगे, इसलिए पोटली ले जाकर के मां को वापस दे दो। जब मार्केट ठीक हो जाएगा, सही दाम मिलने लगेंगे, तेजी आ जाएगी, तो तुमसे पोटली मंगवा लूंगा। तब तक के लिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा
मैं उठाऊंगा। और एक काम करना, स्कूल जाने के बाद जब शाम में थोड़ा बहुत वक्त मिले ना तो दुकान पर आ जाना। यहां आकर के मेरे साथ में एक काम सीखना, तुम्हें काम भी सीखने को मिलेगा और बड़े होकर के तुम ये काम भी कर पाओगे। लड़के को अंकल जी बड़े अच्छे लगे। घर गया, जाकर के माँ को बताया कि वो तो बहुत अच्छे इंसान है, कह रहे हैं कि मेरी पढ़ाई का खर्चा वो उठाएंगे और ये पोटली रख लो, जब मार्केट ठीक हो जाएगा, सही दाम मिलने लगेंगे तो हम बेच देंगे। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। ये लड़का उस दुकान पर जाता था, काम सीखता था। एक दिन उन अंकल जी ने कहा कि बेटा एक काम करना, अब मार्केट ठीक हो गया है, माँ से कहकर के वो पोटली लेकर के आ जाना, अब वो गहने बेचने का समय आ गया। लड़का घर गया, जाकर के माँ से कहा कि वो गहनों की पोटली मुझे दे दो, मार्केट में दाम सही मिल रहे हैं, सही समय है इनको बेचने का। माँ ने अंदर से लाकर के वो गहनों की पोटली दे दी। लड़का वो पोटली लेकर के अपने कमरे में गया और गहने देखने लगा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो सारे के सारे गहने नकली थे। उसकी आंखों में से आंसू टप टप गिरने लगे। अगली शाम में बड़ी हिम्मत करके उस दुकान पर पहुंचा और अंकल जी ने पूछा कि बेटा वो गहनों की पोटली नहीं लाए? लड़के ने कहा कि आपने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया कि वो सारे के सारे गहने नकली हैं? आपने तो मुझे कहा कि घर ले जाकर के रख दो, जब मार्केट में दाम सही मिलने लगेंगे तब बेच देना। वो जो रिश्तेदार थे उन अंकल जी ने कहा कि बेटा मैं उस दिन भी तुम्हें बता सकता था, लेकिन उस दिन बताता तो तुम और तुम्हारी माँ ये सोचते कि आज जब हमारे परिवार पर संकट आन पड़ा तो अंकल जी ने भी मुंह फेर लिया, हमारा साथ नहीं दिया। इसलिए मैं उस दिन चुप रहा। मैं चाहता था कि तुम काम सीखो और खुद से समझ जाओ कि वो गहने नकली हैं। लड़के ने अंकल जी के पैर छू लिए, उन्हें प्रणाम किया और कहा कि आप वाकई में ऊपर वाले के भेजे हुए इंसान हैं। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है रिश्तेदारों को कैसा होना चाहिए। दूसरी बात हमें सिखाती है लोगों को जज करना बंद कर देना चाहिए। तीसरी बात हमें सिखाती है हमें नहीं मालूम कि कौन किस सिचुएशन में है, उसका साथ हमेशा देना चाहिए। आप सुन रहे हैं आरजे कार्तिक मोटिवेशन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में कभी हार मानने की सोचो तो एक बार उस कारण को याद कर लेना जिसकी वजह से आप अब तक मैदान में डटे हुए हो। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी प्राची नाम की लड़की की, जिसने कॉलेज से पास आउट होने के बाद में जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। वो लड़की अपना बिजनेस शुरू करना चाहती थी। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया कुछ दोस्तों के साथ में। शुरू में तो ठीक ठाक चला, लेकिन बाद में आइडिया फ्लॉप हो गया। वो स्टार्टअप फेल हो गया, पैसा डूब गया। प्राची अपने दोस्तों से कट गई, उनसे बात करना बंद कर दिया, अपने आप को कमरे में बंद रखने लग गई। घर वालों को भी उसने कुछ कहना सुनना सब बंद कर दिया। घर वाले भी कहते थे कि एक बार तो बात कर लो, लेकिन घर वालों से भी उसने बात करना बंद कर दिया। घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये इतनी जल्दी हार क्यों मान रही है, अभी तो एक ही बार कोशिश की थी, पहली कोशिश थी। प्राची की एक प्रोफेसर थी कॉलेज में, उन्हें बताया गया कि प्राची परेशान सी रहने लगी है। उन्होंने प्राची को कॉल किया और कहा कि एक बार मेरे घर पर आ जाओ, बस एक बार मुझसे मिल लो। उन प्रोफेसर मैम की प्राची बहुत इज्जत करती थी, इसलिए ना नहीं कर सकी। उनसे मिलने के लिए पहुंच गई शाम में। जब पहुंची तो प्रोफेसर मैम ने पूछा कि क्या हो गया है, क्यों परेशान हो? तो प्राची ने कहा कि मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम एफर्ट्स कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में, फिर हम एफर्ट्स क्यों कर रहे हैं? प्रोफेसर मैम ने कहा कि सही कह रही हो, रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में, हमें तो सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, बाकी वो सब फैसला उस पर छोड़ देना चाहिए। तो प्राची ने कहा कि मैम बस यही तो कह रही हूं, तो जब उन्हें ही सब कुछ करना है तो हम भी मेहनत क्यों करें? मेरा सपना था मैम स्टार्टअप शुरू करने का, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का, लेकिन सब कुछ फ्लॉप हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं जिंदगी में। प्रोफेसर मैम प्राची को अपने गार्डन में लेकर के गई और पहला पौधा दिखाया। वो छोटा सा पौधा टमाटर का था जो सूख चुका था, खत्म हो चुका था। प्राची कहने लगी कि देखो इसका क्या हाल हो गया है, आपने भी तो मेहनत की होगी। प्रोफेसर मैम ने कहा कि हाँ बिल्कुल मैंने मेहनत की, शुरू से लेकर के आखिरी तक इसका ख्याल रखा, खाद दिया, पेस्टिसाइड, कीटनाशक, हर वो चीज इस्तेमाल की जिससे कि इसको बचाया जा सके, लेकिन ये खत्म हो गया। बस वो पौधा दिखा करके प्रोफेसर मैम वापस प्राची को लेकर के आ गई। प्राची अपनी बात पर टिकी हुई थी कि एफर्ट्स करने से कुछ नहीं होगा मैम, रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में, हमें तो एफर्ट्स करना भी छोड़ देना चाहिए, मुझे लगता है कि सब कुछ उसको करने देना चाहिए। प्राची की बातें नेगेटिव साउंड कर रही थी। प्रोफेसर मैम ने कहा कि रुको, एक कॉफी पी लो, उसके बाद चली जाना। तुरंत वो कॉफी बना करके लेकर के आई। प्राची ने कॉफी पी,
वो जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन प्रोफेसर मैम ने कहा कि सुनो, एक बात और तुमसे करनी है, एक बार मेरे साथ आओ। वो प्राची को अपने घर के पिछले हिस्से में ले गई, जहां एक छोटा सा स्टोर रूम था। उन्होंने दरवाजा स्टोर रूम का खोला और जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर लाल टमाटरों के ढेर लगे थे। प्राची चौंक गई। उसने कहा कि अभी तो आपने मुझे टमाटर का सूखा पौधा दिखाया, ये इतने सारे लाल टमाटर कहां से आ गए? प्रोफेसर मैम ने कहा कि बेटा, तुमने गार्डन का सिर्फ पहला पौधा देखा और मैं तुम्हें वापस लेकर के आ गई। तुमने पूरा गार्डन देखा ही नहीं। वो पहला पौधा देख करके तुमने सोचा कि यहां टमाटर उग ही नहीं सकते, और तुम ये सारे लाल टमाटर वो देख रही हो जिनके पौधे आगे लगे थे, लेकिन तुम गार्डन को पूरा देख ही नहीं पाई। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी है। पहली बार तुमने कोशिश की, पहला स्टार्टअप फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, कोई बात नहीं। ये पहला पौधा सूख गया तो क्या, मेहनत करती रहो, एफर्ट्स करती रहो, रिजल्ट वो ऊपर वाला अपने आप देगा और शानदार रिजल्ट देगा। अगर मैं भी सिर्फ इस एक पौधे को देख करके परेशान हो जाती तो ये बाकी के पौधे जो इतने लाल टमाटर मुझे दे रहे हैं, इन पर कभी ध्यान नहीं दे पाती। मैंने सबका ध्यान रखा, एक दो फ्लॉप हो गए, नहीं चल पाए, सूख गए, कोई बात नहीं, बाकी के पौधों ने शानदार रिजल्ट दिया है। माय एफएम पर बस आपसे ये कहना चाहता हूं, कोशिश करते रहिए, रिजल्ट आपको मिल करके रहेगा। सुन रहे हैं आप आरजे कार्तिक मोटिवेशन। बस यही कहूंगा आपसे कि एफर्ट्स करते रहिए, रिजल्ट ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, और अगर आपके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है तो आपको रिजल्ट भी शानदार मिलेगा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में लोग हमसे 3 वजहों से जुड़ते हैं। पहला भाव, दूसरा प्रभाव और तीसरा अभाव। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की जो ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, प्लेटफॉर्म पर बैठे थे और कुछ पढ़ रहे थे। तभी वहां पर एक न्यूली वेड कपल आया, जिनकी नई नई शादी हुई थी। वो भी आकर के इंतजार करने लगे। उन्होंने देखा कि जहां बुजुर्ग बैठे थे उनके पास में जगह थी, तो पति पत्नी जाकर के वहां बैठ गए। जो पति था उसको ज्ञान बघारने की आदत थी, ज्ञान देने की आदत थी। उसने देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति हमारा पवित्र ग्रंथ रामायण पढ़ रहे थे, और जहां उसने देखा कि ये रामायण पढ़ रहे हैं, उस व्यक्ति ने कहा कि अरे सर, आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहां आप ये पुरानी चीजें पढ़ते रहते हैं, कुछ नया पढ़िए। इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं अखबारों में, वेबसाइट्स पर हैं, इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, इतनी सारी नई नई बुक्स आती हैं, उनके बारे में पढ़िए, या फिर ओटीटी पर कुछ नया कंटेंट देखिए। कब तक ये पुरानी बातें, पुराने ग्रंथ पढ़ते रहेंगे? वो कहने लगा। बुजुर्ग व्यक्ति चुप रहे, चुपचाप पढ़ते रहे। तभी ट्रेन आ गई। ट्रेन में काफी भीड़ थी। पीछे के रास्ते से बुजुर्ग व्यक्ति चढ़ गए और आगे के रास्ते से वो लड़का चढ़ गया। ट्रेन रवाना हो गई। कुछ सेकंड्स के लिए वहां प्लेटफॉर्म पर रुकी। छोटा स्टेशन था, और जैसे ही ट्रेन चली 1 मिनट के अंदर वापस चेन पुलिंग हुई। बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा कि भाई क्या हो गया? तो किसी ने बताया कि एक लड़का आगे चढ़ा था, उसकी पत्नी पीछे प्लेटफॉर्म पर छूट गई है। बुजुर्ग व्यक्ति नीचे उतर करके आए कोच से बाहर और देखने लगे तो वो लड़का भागा जा रहा था अपनी बीवी को लाने के लिए। उसकी पत्नी को लेकर के आया। दोनों पति पत्नी ने ट्रेन बोर्ड की, और उसके बाद में बुजुर्ग व्यक्ति ने उस लड़के से कहा कि बेटा, वैसे तो मैं तुम्हें ज्ञान देना नहीं चाहता था, लेकिन अब कहना चाहता हूं। तुमने कहा कि मैं पुराना ग्रंथ रामायण क्यों पढ़ रहा हूं। तुम्हें पता है, रामायण में एक छोटा सा किस्सा है। जब भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी माता सीता के साथ में वनवास के लिए रवाना हुए, तो सबसे पहले उन्होंने रथ पर माता सीता को चढ़ाया। एक चौपाई है, चढ़ी रथ सिय सहित 2 भाई, चले हृदय अवधई सिरुनाई। और एक और छोटा सा किस्सा आता है रामायण में, जब प्रभु श्री राम के परम सखा केवट ने नाव मंगाई नदी पार करने के लिए, तो उसमें भी प्रभु श्री राम ने सबसे पहले माता सीता को ही चढ़ाया। एक और चौपाई है, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। अब अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो ये तुम्हें मालूम होता कि कभी भी कहीं भी जाएं तो सबसे पहले अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, उसके बाद में खुद बढ़ें। बस में चढ़ें, ट्रेन में चढ़ें, कहीं भी जाएं, सबसे पहले अपनी पत्नी को मौका दें आगे चढ़ने का, आगे पहुंचने का, उसके बाद में खुद चढ़ें, परिवार को आगे रखें। ये छोटी सी बात हमें रामायण से सीखने को मिलती है। और बेटा, ग्रंथ जो हैं कितनी भी बार पढ़ लो, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। इसीलिए मैं पुराना ग्रंथ, हमारा पवित्र ग्रंथ रामायण पढ़ रहा था।
उस लड़के की शर्म के मारे आंखें नीचे हो गई और उसे समझ में आ गया कि वो जो ज्ञान बघार रहा था वो किसी काम का नहीं था। छोटी सी कहानी है, लेकिन हम सबको सिखाती है जिंदगी में सफल होने के लिए बार बार हमारे ग्रंथों को पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। जिंदगी में पॉजिटिविटी का परसेंटेज ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। सुनते रहिए आरजे कार्तिक मोटिवेशन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आंख दुनिया की हर चीज को देख सकती है, लेकिन आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे कभी नहीं देख पाती। इंसान भी दुनिया की कमियों को हमेशा देखता रहता है, लेकिन अपने अंदर की कमी को कभी नहीं देख पाता। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक बादशाह और उसके ऑल टाइम फेवरेट डॉगी की। बादशाह के साम्राज्य में लोग कहते थे कि काश हम इस बादशाह के कुत्ते होते तो हमारी जिंदगी थोड़ी ठीक होती। बादशाह अपने डॉग से इतना प्यार करता था, जहां जाता था, किसी पॉलिटिकल मीटिंग में, किसी राजा से मिलने, कहीं भी जाए, वो कुत्ता हमेशा उसके साथ होता था। लोग मिसाल भी देते थे कि अगर जानवरों से प्यार करना सीखना है तो बादशाह से सीखिए। वैसे बादशाह को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कह रहे हैं। उसे अपने कुत्ते से, अपने डॉगी से प्यार था तो था। वो हमेशा उसे अपने साथ रखता था। एक बार बादशाह को समंदर पार किसी दूसरे बादशाह से मिलने के लिए जाना था। बादशाह ने अपने सैनिकों से कहा कि ये डॉगी भी हमारे साथ जाएगा। सैनिक कुछ नहीं कह सके, चुपचाप उस आदेश को मानना था। एक बड़ी सी नाव तैयार की गई जिसमें कुछ और लोग भी उस राज्य के जाने वाले थे, क्योंकि उन्हें भी उस दूसरे देश में जाना था। उस नाव में राजा साहब थे, उनके साथ में कुछ सैनिक थे, कुछ मंत्री थे और कुछ नॉर्मल पैसेंजर्स थे, और साथ में था राजा साहब का वो प्यारा सा डॉगी। उस कुत्ते के लिए पहली समुद्री यात्रा थी, पहली बार वो नाव में बैठ रहा था। जानवर होते हैं, उनमें एक अलग उत्साह होता है। जैसे वो नाव में बैठा, इधर से उधर घूमने लगा। उस डॉगी को शुरू में मस्ती सूझ रही थी और बादशाह को अच्छा लग रहा था कि उनका डॉगी मस्ती कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें खतरा समझ में आने लगा कि ऐसे ही दौड़ता रहा तो कहीं नाव ना पलट जाए। जो यात्री बैठे थे उनको भी डर सता रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। उनमें से एक फिलोसोफर था, दार्शनिक था। हिम्मत करके बादशाह के पास गया और जाकर के कहा कि हुजूर, गुस्ताखी माफ, लेकिन आप अगर आदेश दें तो इस डॉगी को ठीक कर दूं। उन्होंने कहा जरूर। बादशाह को भी समझ में आ गया था कि इसको चुपचाप बैठाना जरूरी है। वो फिलोसोफर गया, जाकर के 2 और यात्रियों की मदद ली और उस डॉगी को उठा करके पानी में डाल दिया। जहां ठंडा पानी उसको लगा और जहां उसे समझ में आया डॉगी को कि कहीं डूब ना जाए, उसे खतरा समझ में आया, वो डर के मारे घबरा गया। थोड़ी देर में इस पैसेंजर ने, जो फिलोसोफर था, इसने बाकी के दोनों यात्रियों की मदद से वापस उस कुत्ते को उठा करके नाव में डाल दिया। और जैसे ही वो कुत्ता नाव में आया, वो डॉगी चुपचाप जाकर के कोने में दुबक करके बैठ गया। ये छोटा सा चमत्कार था। बादशाह को भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। उस फिलोसोफर से, उस दार्शनिक से पूछा कि भाई ये क्या कर दिया? ये तो चुपचाप एकदम साधारण सा बन गया, इतनी मस्ती कर रहा था, शैतान था, एकदम नॉर्मल सा बैठ गया, क्यों? उस फिलोसोफर ने कहा कि हुजूर, बहुत बड़ी बात नहीं थी, इसको खतरा समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसे 2 मिनट के अंदर समझा दिया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा। और इसे खतरा समझ में आ गया, इसलिए चुपचाप जाकर के बैठ गया है, अब इधर से उधर नहीं दौड़ेगा। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है कि जब तक हमें दूसरे की सिचुएशन समझ में नहीं आती, हम उस पर उंगली उठाते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। इसीलिए दूसरों की स्थिति को समझें, उसके बाद में ही उन पर टिप्पणी करें, कोई भी कमेंट करें, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता कि सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है। इसीलिए सिर्फ अपने अंदर की कमी को देखें, दूसरों की कमियों को देखना बंद कर दें, अपने आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। इतनी सी बात है। सुन रहे हैं आप आरजे कार्तिक मोटिवेशन। बस यही कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ, समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी लॉकडाउन के दौरान की है और सच्ची कहानी है।
लॉकडाउन के वक्त हमारे देश में कई सारे लोग थे जिनके पास में पैसों की कमी थी, खाने की कमी थी, जिनके पास में हर तरीके का संकट आ चुका था, जो काफी लोगों से मदद मांग रहे थे लेकिन उतनी मदद मिल नहीं पा रही थी जितनी चाहिए थी। ऐसा ही एक कैब ड्राइवर था जो परेशान था। कैब्स चलना बंद हो चुकी थी, सब कुछ बंद था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने बहुत लोगों को कॉल लगाई लेकिन बात नहीं बनी। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक से चमत्कार हुआ। एक व्यक्ति का कॉल आया और उसने कहा कि भाई साहब अपना अकाउंट नंबर भेजिए, आपकी बैंक का नाम, ये सब डिटेल भेजिए, मैं आपको पैसे भेज रहा हूं। ये समझ नहीं पाया। इसने पूछा कि मैंने आपसे मदद मांगी थी। उसने कहा, अरे ये सब छोड़िए, आप पहले बैंक डिटेल्स भेजिए, बाद में बात करते हैं। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। इस कैब ड्राइवर को समझ नहीं आया कि कौन है जो मेरी मदद करना चाह रहा है, जान ना पहचान, और मैंने तो मतलब इससे मदद भी नहीं मांगी, कौन है ये। घर वालों से बात की, उन्होंने कहा एक बार भेज दो ना, सही होगा तो मदद कर देगा। हिम्मत करके बैंक डिटेल्स शेयर कर दी। थोड़ी देर में तुरंत मैसेज आया कि पैसे आपके अकाउंट में आ गए। इस व्यक्ति के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। इसकी फैमिली में एक हल्की सी खुशी आ गई थी कि वाह, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। तभी कॉल आया उसी व्यक्ति का जो बैंक डिटेल्स मांग रहा था। फोन उठाते ही इस कैब ड्राइवर ने सबसे पहले पूछा कि आप कौन हैं, मेरी मदद क्यों की आपने। सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई साहब, आप भूल गए, 4 महीने पहले मुझे दिल्ली जाना था, सुबह 6 बजे की ट्रेन थी और आप ही मुझे लेने आए थे घर से स्टेशन तक। आपकी कैब में था, स्टेशन पहुंचा, मेरा फोन आपकी गाड़ी में छूट गया, मैं अंदर स्टेशन पर चला गया, प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो मुझे याद आया कि मेरा फोन मेरे पास नहीं है। मुझे उस दिन एक जरूरी इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना था। वो सब तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा आज का तो दिन ही मनूस है, मेरा फोन गायब हो गया। दौड़ करके बाहर आया लेकिन आपकी कैब कहीं नहीं दिखी। मैं गुस्सा करने लगा, गालियां देने लगा, पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया उस दिन आपको। बहुत ज्यादा मूड खराब हो गया था। सुबह सुबह 6 बजे जब मुझे एक उम्मीद के साथ में दिल्ली जाना था, मेरी जिंदगी में ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो गया। बहुत फ्रस्ट्रेशन में था। सीधा मैं घर पहुंचा, ऑटो से उतरा तो देखता हूं कि वहां एक कैब खड़ी है। मैं फिर से कैब वालों को गाली देने लगा कि क्या ये कुछ भी मतलब फोन लेकर के चला गया, किस तरीके के लोग होते हैं। तभी मैंने देखा कि कैब का दरवाजा खुला और आप निकले। आपने मेरा फोन सबसे पहले मुझे दिया और कहा कि भाई साहब, यहां घर पर ताला लगाए, बड़ी देर से यहां खड़ा हूं, कोई दिख जाए तो उसे फोन दे दूं। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे और साथ में मुझे गिल्ट फील हो रही थी कि मैंने आपको गलत समझा। उस दिन आपने वो हजारों का फोन लौटा करके मुझे करोड़ों की बात सिखा दी। पहली बात, किसी को भी जज ना करें। दूसरी बात, हर इंसान अच्छा होता है, बस थोड़ा सा भरोसा करना शुरू करें। बस तब से मैंने आपका नंबर सेव कर लिया था और अब जब लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद था, तो मुझे आपकी याद आई। मुझे लगा कि आपकी मदद करनी चाहिए, आपको पैसों की जरूरत होगी। बस इसीलिए आपको कॉल कर दिया और आपको पैसे भेज दिए। अब बस थैंक यू मत कहिएगा, क्योंकि थैंक यू तो मुझे कहना है आपको, क्योंकि आपने मुझे काफी कुछ सिखाया, इसलिए थैंक यू। छोटी सी कहानी है लेकिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा और अच्छा काम करते चलिए, उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा मिलता है। आप सुन रहे हैं आरजे कार्तिक मोटिवेशन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। मैंने अक्सर आपको हर तरीके की कहानी सुनाई है, पुराने जमाने वाली, राजा वाली, रानी वाली, लेकिन आज की कहानी सच्ची है। ये सच्ची कहानी अंदर तक आपको झकझोर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे अंदर भी ताकत है, हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी मंजिल पा सकते हैं। क्योंकि ये कहानी कुछ इतनी कमाल की है कि मुझे बार बार इंस्पायर करती है। जिनकी कहानी, उनका नाम है मैरी क्लैप्टन। 2000 की बात है, अपने चाचा के साथ में पानी लाने के लिए बाहर गई थी। 4-5 बदमाश अचानक से आए और आकर के इनके चाचा पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, उन्हें जमीन पर गिरा दिया, पीटने लगे, मारने लगे, खून ही खून हो गया। इस छोटी सी बच्ची को समझ में आ गया कि अगर यहां से नहीं भागी तो इसकी भी जान खतरे में होगी। अपनी जान बचाने के लिए और चाचा की जान बचाने के लिए, कुछ और लोगों को बुलाने के लिए, मदद मांगने के लिए बच्ची वहां से भागी। और जैसे ये छोटी बच्ची भागी, बदमाशों ने देख लिया, इसका पीछा करने लगे। छोटी बच्ची पूरी ताकत के साथ दौड़ रही थी, लेकिन कितना दौड़ती। उन बदमाशों ने इसे भी पकड़ लिया, इसको भी मारने लगे। जमीन पर खून ही खून बह रहा था। इस बच्ची को अचानक से एक आइडिया आया और इसने मरने का नाटक किया। बदमाशों को लगा कि शायद ये मर गई है, फटाफट से वहां से भाग गए।
जब बदमाश वहां से भाग गए तो बच्ची उठ खड़ी हुई और जितनी जान बची थी उसी जान के साथ में दौड़ने लगी। जब दौड़ रही थी तो देख रही थी कि खून बहता चला जा रहा था, गिरता चला जा रहा था। अपनी हथेलियों को देखा तो हथेलियां बस हाथों से निकलने के लिए तैयार थीं, गिरने वाली थीं, खून ही खून हो रखा था। जैसे तैसे घर पहुंची, घर वालों से मदद ली, अस्पताल पहुंची। जब हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर्स ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा। 4-5 घंटों के ऑपरेशन के बाद में इसकी जान बचा ली गई, लेकिन इसके दोनों हाथ नहीं बच पाए। अब सबसे बड़ी समस्या थी परिवार के सामने कि हॉस्पिटल का खर्चा कैसे दिया जाए, वो जो बिल है कैसे पे किया जाए। दूर के रिश्तेदारों को कॉल लगाया, उनसे बात की, उनकी मदद मांगी, जैसे तैसे हॉस्पिटल का बिल पे किया। और जब घर पहुंचे तो घर बचा ही नहीं था। वो जो बदमाश थे वो हमला करने के बाद में इनके घर पहुंचे थे और घर में जाकर के आग लगा दी थी। सब कुछ राख हो गया था। मैरी क्लैप्टन के सामने एक के बाद एक चुनौतियां खड़ी थीं, तैयार थीं, समझ नहीं पा रही थी कि होगा क्या। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, ऊपर वाले को कोसा नहीं बल्कि धन्यवाद दिया कि हे ऊपर वाले, आपका शुक्रिया है कि आपने मेरी जान तो बचा ली, मुझे जिंदगी तो दे दी। 2008 में हाई स्कूल में अच्छे नंबर्स के साथ में वहां पास किया। उसके बाद में 2011 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, शेफ बन गई। मीडिया ने इनको बड़ा कवर किया, बड़ी कवरेज इनको मिली, बड़ी बड़ी होटल्स में जाती हैं प्रोजेक्ट के लिए। और मैरी क्लैप्टन की ये कहानी हमें सिखा रही है। वो खुद भी कहती हैं कि मुझे ऊपर वाले को बस धन्यवाद कहने का मन करता है कि उन्होंने कम से कम मुझे मौका दिया जिंदगी में दोबारा से बाउंस बैक करने का। मैं कभी भी उनको कोसती नहीं हूं कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ। मैरी क्लैप्टन के साथ में जो लोग काम करते हैं, जो उनके कॉलीग्स हैं, वो बताते हैं कि मैरी क्लैप्टन कभी भी मदद नहीं मांगती हैं। बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही कहती हैं कि मेरी आकर के मदद कीजिए। कभी गर्म बर्तन का ढक्कन हटाना हो, क्योंकि दोनों हथेलियां तो नहीं हैं, हाथ तो नहीं है, किसी शीशे का चिकना ढक्कन खोलना हो, तब ये किसी की मदद मांगती है। मैरी क्लैप्टन जैसी बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं जो हमें लगातार इंस्पायर कर रही हैं। इनसे बस एक ही बात सीखिए, जिंदगी में पूरी ताकत के साथ, मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बीच रास्ते से लौटने पर आप उतनी ही डिस्टेंस कवर करेंगे जितने में शायद आप मंजिल तक पहुंच जाएं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक छोटे राज्य और बड़े राज्य के बीच के युद्ध की। पहला दिन था, छोटे राज्य पर उस बड़े राज्य ने आक्रमण किया और इनके सैनिक धीरे धीरे कम होने लगे, सैनिकों की मौत होने लगी, युद्ध भीषण होता जा रहा था। लेकिन ऊपर वाले ने कुछ शायद और सोचा हुआ था। शाम हो गई और युद्ध में विश्राम हो गया। छोटे राज्य की सेना वापस लौट रही थी। इसके सेनापति और राजा अभी भी जिंदा थे। राजा ने अपने सेनापति से कहा कि जाकर के सैनिकों से कह दो कि कल हम अटैक करेंगे, हम आक्रमण करेंगे और कल जीत हमारी होगी। जहां उस राजा ने सेनापति से कहा, सेनापति अंदर ही अंदर ये सोचने लगा, मन ही मन परेशान होने लगा कि राजा साहब को क्या हो गया है। अपने सामने हार को देख करके शायद बौखला गए हैं, परेशान हो गए हैं और अब ऐसी बात कर रहे हैं कि हम, जो कि संख्या में कम हैं, हम आक्रमण करेंगे। लेकिन राजा का आदेश था, मानना था। सेनापति ने जाकर के जो सैनिक बचे थे उनको इकट्ठा किया और कहा कि दोस्तों, कल के युद्ध में हमें आक्रमण करना है, हम अपनी तरफ से पहले हमला बोलेंगे और कल जीत हमारी होगी। सेनापति ये कहकर के वापस अपने विश्राम करने के लिए जो स्थान था वहां चला गया। लेकिन सैनिकों के बीच में अब ये बात होने लगी कि शायद सेनापति का दिमाग फिर गया, राजा का दिमाग फिर गया है। उनको भी ये लग रहा था कि हम कैसे जीतेंगे। अगली सुबह सब लोग तैयार हुए, युद्ध के लिए तैयारी थी। निकले घोड़ों पर सवार होकर के। बीच में एक धार्मिक स्थल था, वहां रुके, पूजा पाठ की। उसके बाद में फिर से तैयार थे रवाना होने के लिए, आक्रमण बोलने के लिए, हमला बोलना था। तभी राजा ने कहा कि सुनिए, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। अब की बार राजा ने अपनी सेना को, सेनापति को संबोधित किया और कहा कि मेरे पास में एक सिक्का है। आज यहां हम ऊपर वाले के दर पर आए हैं, इनके दरवाजे पर हैं। क्यों ना यहीं पर हमारे भाग्य का फैसला हो जाए। एक सिक्का मैं उछालूंगा, अगर हेड आता है तो हमारी जीत पक्की और टेल आता है तो हमारी हार पक्की। यहीं ऊपर वाला हमें बता देगा कि आज के रण में, आज के युद्ध में क्या होने वाला है। राजा ने सिक्का उछाला और सिक्का जब उछल करके नीचे जमीन पर गिरा तो वाकई में हेड आ गया, यानी कि इनकी जीत पक्की थी। सैनिकों का कॉन्फिडेंस डबल हो गया। रण में गए, युद्ध में गए और इस छोटे राज्य की सेना ने पहले हमला बोला और जीत हासिल कर ली, जो कि संख्या में बड़े कम थे।
जब जीत मिल गई तो सेनापति ने जाकर के राजा से कहा कि राजा साहब कमाल कर दिया, आपका जो फैसला था वो सिक्का उछालने वाला, वाकई में कहते हैं ना कि भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती। मतलब भाग्य ने हमें पहले ही बता दिया था कि हम जीतने वाले हैं। राजा ने कहा कि देखो ये रहा वो सिक्का, दोनों तरफ इसमें हेड है, कहीं से भी गिरता जीत तो हमारी होनी थी। ये सिर्फ मैंने इसलिए उछाला था ताकि तुम्हें भी विश्वास आ जाए कि हम जीत सकते हैं। जिंदगी में दोस्तों हमेशा याद रखना, अगर आपने आधा रास्ता तय कर लिया है तो वापस मत मुड़ना, क्योंकि वापस आएंगे वो डिस्टेंस कवर करेंगे, उतनी ही डिस्टेंस में शायद आप मंजिल तक पहुंच करके अपनी जीत का झंडा बुलंद कर सकते हैं। जिंदगी में अपनी मेहनत के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक बाबा जी और उनके शिष्य की। एक बार अपने आश्रम से एक बड़े शहर के लिए निकले। रास्ता काफी लंबा था, पैदल पैदल चलते जा रहे थे। शाम होने को आई। अब लगा था कि कहीं रुक जाएं, कहीं विश्राम करने का स्थान मिल जाए तो बढ़िया रहे। तभी उन्हें सड़क किनारे सुनसान खेत के बीच में एक मकान दिखाई दिया। दोनों वहां पहुंचे, जाकर के दरवाजा खटखटाया। उस खेत में फसल का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, बंजर जमीन पड़ी थी। इतनी सारी जमीन लेकिन कहीं कोई फसल नहीं। इस सब के बीच में ये दोनों सोच ही रहे थे कि ये क्या हाल बना रखा है। तभी उस मकान के मालिक ने, यानी कि उस परिवार के मुखिया ने दरवाजा खोला। बाबा जी ने उससे कहा कि हम यहाँ रुकना चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं, हमें शहर जाना है, रास्ता लंबा है, कल सुबह निकल जाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि अरे क्या बात कर रहे हैं आप, यहाँ रुकिए, भोजन प्रसादी कीजिए, आराम से रुकिए, हमारा अहोभाग्य है कि आप यहाँ पधारे। मतलब किसी साधु का आना तो कितनी बड़ी बात है, आप रुकिए ना, आराम कीजिए। उनके विश्राम की व्यवस्था की गई, उनके लिए भोजन तैयार करवाया गया। जब वो व्यक्ति, उस परिवार का मुखिया, भोजन परोसने के लिए आया तो बाबा जी ने और उनके शिष्य ने, दोनों ने एक साथ पूछ लिया कि भाई साहब एक बात बताइए, आपकी जिंदगी चल कैसे रही है, आपका जीवन यापन कैसे हो रहा है, कैसे आप जी रहे हैं? क्योंकि यहाँ इतनी सारी जमीनें सारी सुनसान पड़ी है, बंजर पड़ी है, कहीं कोई फसल नहीं है, कैसे खर्चा चल रहा है? उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी हमारे पास में एक भैंस है जिसका दूध बेच करके हम आराम से जीते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम खुश हैं, सुखी हैं। ये बोलने के बाद में उसने कहा कि आप तो भोजन प्रसादी पाइए। विश्राम करने के लिए बाबा जी और उनका शिष्य चले गए। रात में बाबा जी ने अपने शिष्य को जगाया और कहा कि सुनो, चलना है। उनके शिष्य ने पूछा कि अचानक से? उन्होंने कहा हाँ, अचानक से। और जब तैयारी की, चलने की, निकलने के लिए तैयार थे, तो बाबा जी ने शिष्य से कहा कि वो जो भैंस बंधी है उसको खोल लाओ और अपने साथ लेकर चलो। शिष्य अचानक से डर गया, चौंक गया। उसने बोला कि बाबा जी आप ये क्या बोल रहे हैं? आपने मुझे पूरी जिंदगी सिखाया है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी है, पाप होता है, और आप आज मुझे कह रहे हैं कि चोरी कर लो। बाबा जी ने कहा जो कह रहा हूं वो कर लो। भैंस को लेकर के चल दिए। आधा रास्ता पार किया और बाबा जी ने उस शिष्य से कहा कि इस भैंस को यहीं जंगल में छोड़ दो, हमारा इससे कोई काम नहीं है। शिष्य को समझ में नहीं आया कि बाबा जी ने क्या किया। ना तो चोरी ढंग से की, उल्टा उस व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके पास में सिर्फ एक भैंस थी जिसकी वजह से वो लोग खुश थे, उनकी जिंदगी चल रही थी, उनके खुश रहने का रीजन उनसे छीन लिया। इस बात को 10 से 12 साल बीत गए। 10-12 साल के अंदर वो जो शिष्य था बड़ा बिजनेसमैन बन गया, बहुत सारे पैसे कमाने लगा, सक्षम हो गया। एक दिन उसके मन में ख्याल आया, उसको गिल्ट तो रोजाना होती थी कि हमने क्या किया। उसे ख्याल आया कि मेरे गुरुजी ने, मेरे बाबा जी ने मुझसे इतना बड़ा पाप करवा दिया था। उसे एक बेचारे किसान की भैंस हमने चुरा ली थी। एक बार जाकर के देखता हूं कि वो किस हाल में जी रहा है, उसको जाकर के कम से कम कुछ तो सहायता करूं, कुछ तो पैसे पहुंचाऊं। इसी ख्याल के साथ में अपनी गाड़ी में बैठा रवाना हुआ और उस जगह पर पहुंचा जो थोड़ी बहुत उसे याद थी। वहां जाकर के देखा कि वहां कोई खेत नहीं है, सुनसान। वहां तो शानदार बगीचा लगा है, लहलहाती फसल, एक पीछे खेत था बड़ा सा, और बीच में आलीशान बंगला बनाए गाड़ी खड़ी है। इसने सोचा कि शायद मैं गलत पते पर आ गया हूं। फिर दिमाग पर जोर डाला तो याद आया कि यही जगह थी। फिर इसको लगा कि शायद वो जो व्यक्ति था जिसकी भैंस लेकर के हम भग गए थे, उस बेचारे की जिंदगी में तो सब कुछ उजड़ गया होगा। उसने शायद अपना खेत किसी और को बेच दिया होगा, पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे। ये सोच करके वहां से पलटने वाला था, वापस अपनी जगह आने वाला था, तभी इसने देखा कि एक व्यक्ति कार में बैठने के लिए तैयार था। गौर से देखा तो वही व्यक्ति था जो उस रात में इन्हें मिला था, जिसके यहां पर इन्होंने विश्राम किया था, भोजन पाया था। दौड़ के उसके पास गया और जाकर के पूछा कि क्या हाल है मेरे दोस्त। उसने कहा अरे बाबा जी के शिष्य आपको तो मैं पता नहीं कब से तलाश रहा हूं, और साथ में उन बाबा जी को तलाश रहा हूं। आप दोनों ने तो मेरी जिंदगी बदल दी।
शिष्य को लगा कि अब ये ताना मारेगा। उसने कहा कि हाँ, मालूम है आप लोग मेरी भैंस लेकर के भग गए थे, लेकिन अगर आप उस रात मेरी भैंस लेकर के नहीं जाते तो मेरी जिंदगी नहीं बदलती, क्योंकि आप दोनों की वजह से मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया। इस शिष्य ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ? तो उस व्यक्ति ने बताया कि जब आप भैंस लेकर के चले गए तो मेरे यहाँ पर कुछ दिन के लिए तो खाने पीने के लाले पड़ गए, समझ नहीं आया कि कैसे जिंदगी चलेगी। मैंने लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू किया, जंगल से उन्हें बेचना शुरू किया। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हुए तो इस खेत को ढंग से, इसको सही हाल में लाना शुरू किया, इसमें बीज बोना शुरू किया। पहली फसल आई, समझ में आया कि इतना बड़ा खेत मेरे पास पड़ा था, इसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था। धीरे 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 फसल होने लगी, पैसा आने लगा और आज आपके सामने इतना बड़ा परिवर्तन है। अगर आप और आपके बाबा जी उस दिन वो भैंस लेकर के नहीं जाते तो ये परिवर्तन नहीं आता। आपके गुरुजी कहीं मिले तो उन्हें यहाँ भेजिएगा या मुझे बताइएगा, मैं जाकर के उनके चरण छूना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत कुछ सिखाती है। जिंदगी में हम कमाल कर सकते हैं, हम वाकई में चेंज ला सकते हैं, लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं। हम सोचते ही नहीं कि हमारी ताकत क्या है। हम बस ये मान करके रह जाते हैं कि जितना मिला उसी में ठीक है, वही ठीक चल रहा है। हम भूल जाते हैं कि हमारे आसपास भी बंजर जमीन है जिस पर शानदार बगीचा लग सकता है। शर्त यह है कि हमें वो भैंस छोड़नी होगी, वो आलस्य हटाना होगा, उसका त्याग करना होगा। आरजे कार्तिक हमेशा कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया पर अगर आप कंट्रोल करना सीख गए हैं तो आप शक्तिमान हैं, लेकिन अगर आप खुद पर कंट्रोल करना सीख गए हैं तो आप सबसे महान हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी भगवान गौतम बुद्ध की, जिन्होंने एक बार अपने शिष्यों से पूछा कि बताइए कर्म क्या है। हर किसी ने अलग अलग जवाब दिया। अपने शिष्यों के जवाब से जब गौतम बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। भगवान गौतम बुद्ध ने कहानी सुनाई कि एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ में अपने राज्य के भ्रमण पर निकला था। अपनी राजधानी में जो बाजार था, मुख्य बाजार था, मेन मार्केट में घूम रहा था। एक दुकान के सामने से अपने मंत्री के साथ निकला तो राजा ने मंत्री से कहा कि मालूम नहीं मंत्री जी, अचानक से एक ख्याल आया, एक विचार आया है, और ख्याल यह आया है कि क्यों ना कल सुबह इस दुकानदार को हम फांसी दे दें, इसे फांसी पर कल सुबह ही लटका दें। जहां राजा साहब ने कहा, मंत्री को डर सताने लगा कि मेरे राजा को ये उल्टे सीधे विचार क्यों आ रहे हैं। उसने जानना चाहा कि राजा साहब ऐसा आपको क्यों लग रहा है, ऐसा ख्याल आपको क्यों आया। राजा ने कहा कि पता नहीं, मुझे अचानक से ऐसा लगा तो मैंने आपको कह दिया। दोनों घूम फिर करके वापस राजमहल में पहुंचे। मंत्री को लेकिन चैन नहीं था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह ख्याल राजा को क्यों आया। उसने भेष बदला और उसी दुकान पर पहुंच गया जिसके सामने राजा को ख्याल आया था। अंदर जाकर के देखा कि दुकान चंदन की लकड़ी की थी। उस मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि भाई साहब क्या हाल है, आपका धंधा कैसा चल रहा है। दुकानदार रोने लगा कि कहाँ धंधा चल रहा है, बहुत सारे लोग आते हैं, चंदन की लकड़ी सूंघते हैं, वापस चले जाते हैं, खरीदता कोई नहीं है। आपको पता है भाई साहब, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कब इस राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए। जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएगा, तो उसके अंतिम संस्कार में हमारे यहाँ से कम बहुत सारी चंदन की लकड़ियां जाएंगी। मेरा धंधा वहां से शायद कुछ उठ पाए, कुछ पैसा हमारे घर में आ पाए। मेरे तो घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। वो दुकानदार रोता चला जा रहा था, बार बार राजा के लिए कह रहा था। जहां उसने ये राजा की बात रखी, मंत्री को समझ में आ गया कि क्यों राजा साहब को विचार आया कि इसे फांसी पर कल सुबह लटका दें। मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, उसने कुछ लकड़ियां, चंदन की लकड़ी उससे खरीदी दुकानदार से, और खरीदने के बाद में कहा कि परेशान मत रहो, मुझे चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ती रहती है, मैं आता रहूंगा आपके यहाँ से चंदन की लकड़ी खरीदता रहूंगा, आप मस्त रहो, निश्चिंत रहो, प्रसन्न रहा करो। ये कहकर के वहां से मंत्री चल दिया। अगली सुबह दरबार में पहुंचा, राजा के सामने वही चंदन की लकड़ी जो खरीद करके लाया था उसे पेश कर दी और कहा कि राजा साहब, आप चौंक जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आपको मालूम है ये तोहफा आपको किसने भेजा है? ये उसी दुकानदार ने भेजा है जिस दुकान के सामने आपको ख्याल आया था कि उस दुकानदार को फांसी पर लटका दें। उसने आपके लिए ये चंदन की लकड़ियां तोहफे में भेजी हैं। राजा बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, अंदर ही अंदर गिल्ट फील करने लगा कि ये क्या हुआ। मैं उस दुकानदार को फांसी देना चाहता था, वो तो मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहा है। राजा ने अपनी तरफ से सोने की गिन्नियां भिजवा दी। जब उस दुकानदार को मालूम चला कि राजा साहब ने आपको तोहफा दिया है, सोने की गिन्नियां आपके लिए भिजवाई हैं, सरप्राइज दिया है, तो बड़ा खुश हुआ और अंदर से गिल्ट फील करने लगा कि मैं फालतू में राजा के मरने का इंतजार कर रहा था। हमारे यहाँ के राजा कितने दयालु हैं, कितने अच्छे हैं।
हमारे राजा इतने दयालु हैं कि इनको मेरी भी उम्र लग जाए, इनकी उम्र बढ़ जाए। बहुत सारी अच्छी दुआएं राजा के लिए भेजने लगा। मंत्री की बुद्धिमानी ने सब कुछ सेटल कर दिया। भगवान गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा कि कहानी खत्म हो गई है, बताइए अब बताइए कि कर्म क्या है। किसी ने कहा कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारे कर्म हैं, किसी ने कहा कि जो कर रहे हैं वो हमारे कर्म हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। उस दुकानदार को सिर्फ एक विचार आया था और सिर्फ उसके विचार ने राजा के मन में भी एक विचार डाल दिया कि क्यों ना इसको फांसी पर लटका दिया जाए। जैसे आपके विचार होंगे वैसे आपके कर्म होंगे, और जितने अच्छे विचार होंगे उतनी अच्छी आपकी जीत होगी, उतनी शानदार आपकी जीत होगी। इसलिए कर्म करने से पहले अपने विचारों को बदलिए, क्योंकि विचार ही आपके कर्म बनते हैं। जो आपके थॉट्स होते हैं वही आप आगे जाकर के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया में अगर कुछ हासिल करना है तो दुनिया से अलग चलना होगा, दुनिया से अलग बनना है तो कुछ अलग करना होगा। आपके साथ मैं हूं आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक जंगल की, जहां एक बार एक शेरनी ने बहुत दिनों से भूखी थी। अचानक से उसे एक भेड़ों का झुंड दिखा, उस पर हमला कर दिया। शेरनी अपने छोटे बच्चे के साथ में निकली थी और जब अटैक करने गई भेड़ों पर, भेड़ भाग रही थी, पीछे शेरनी भाग रही थी, तो दौड़ते दौड़ते शिकार करते करते भूल गई कि उसका अपना बच्चा वहीं छूट गया। शेरनी का बच्चा यानी कि शेर का बच्चा अब भेड़ों के साथ रहने लगा। वक्त बीतता चला गया और उस शेरनी के बच्चे ने भेड़ों के जैसे ही जिंदगी बिताना शुरू किया। जब वो बड़ा हो गया तब भी वो भेड़ों की तरह ही रहता था। एक दिन एक दूसरा शेर वहां से निकला और उसी झुंड को देख करके आक्रमण करने के लिए तैयार हुआ। शिकार की तैयारी में था, भेड़ों की तरफ दौड़ा। भेड़ों के झुंड में हलचल मच गई, लेकिन जैसे ही शेर उस भेड़ों के झुंड के पास पहुंचा, शेर के होश उड़ गए। उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि भेड़ों के झुंड में एक शेर और था जो दौड़ता चला जा रहा था, शेर से डर करके भाग रहा था। इसे समझ में नहीं आया कि इनके बीच में शेर क्या कर रहा है, और अगर है तो मुझसे डर करके क्यों भाग रहा है। ये शेर उसके पीछे दौड़ा, भेड़ों को छोड़ा और अब शेर को पकड़ना चाहता था, उससे बात करना चाहता था कि चक्कर क्या चल रहा है। बहुत स्पीड में जब भागा तो उस शेर का पीछा कर लिया। उसके पास पहुंचा तो वो गिड़गिड़ाने लगा। उसने बोला कि भाई मुझे छोड़ देना, मुझे मत मारना। इस शेर ने बोला कि क्या पागलों जैसी बात है, तुम खुद शेर हो, मैं तुम पर अटैक क्यों करूंगा, तुम पर हमला क्यों करूंगा, तुम तो मेरे भाई हो। उसने कहा नहीं, मुझे मत मारना, मेरे बाकी लोग पीछे छूट गए लेकिन मुझे छोड़ दो। इस शेर को ये समझ में आ गया कि ये वाला शेर अभी तक समझ ही नहीं रहा है कि ये भी शेर है। उससे कहा कि भाई तुम भी शेर हो। उसने कहा नहीं, मैं तो भेड़ ही हूं और मुझे तो भेड़ ही रहना है, मेरे पीछे मत पड़ो। अब ये जो शेर था जो हमला करने आया था, इसकी जिम्मेदारी थी कि उस शेर को याद दिलाए कि वो शेर है। उसे पकड़ करके ले गया, जंगल के बीच में तालाब था, वहां ले गया और जाकर के उसे अपनी परछाई दिखाई और कहा कि देख मेरे भाई, तेरी और मेरी शक्ल एक जैसी है, तुम भी शेर हो। उससे कहा कि देखो पहले मैं दहाड़ करके बताऊंगा, फिर तुम्हें वही दहाड़ निकालनी है। इस वाले शेर ने जब दहाड़ा तो जंगल गूंज गया। उस शेर से जो कि भेड़ों के बीच में पला बढ़ा था, उससे कहा कि एक बार तुम भी जोर लगाओ, पूरी ताकत के साथ दहाड़ मारो। उसे उसकी शक्ति का परिचय करवाया और उस शेर ने भी, जो कि भेड़ों के बीच में पला बढ़ा था, उसने भी जोर की दहाड़ मारी और उसकी दहाड़ उस वाले शेर से जिसने कि हमला किया था उससे भी ज्यादा तेज थी। छोटी सी कहानी है, बचपन में शायद आपने सुनी होगी, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि हम भेड़ नहीं, हम शेर हैं। हमारे पास भी वो दहाड़ वाली शक्ति है। कई बार हम अपने पोटेंशियल को भूल करके वो काम कर रहे होते हैं जो शायद हमारे टैलेंट से मैच नहीं करता। दुनिया में आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, आप वही काम करें जिससे आपको प्यार हो और प्यार से काम करें। अगर आप उस फील्ड में हैं जहां आपको मजा नहीं आ रहा है तो अभी भी वक्त है, आप उस फील्ड में जाइए जहां आप काम करना चाहते थे, जहां आपके पास में ज्यादा टैलेंट है, ज्यादा पोटेंशियल है। आरजे कार्तिक बस यही कहता है, बार बार कहता है, अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी मेहनत के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
हम में से कई सारे लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ कंप्लीट नहीं है, कभी भी वो 100% वाली खुशी मिलती नहीं है। ऐसा लगता है कि ये मिल गया तो वो नहीं मिल पाया, इसकी कमी रह गई, उसकी कमी रह गई। अगर आपकी भी जिंदगी अधूरी है तो ये कहानी सुनिए। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो ऑफिस से आने के बाद में रोजाना अपने लिए कॉफी तैयार करता था और कॉफी का मग लेकर के अपनी हाई राइज अपार्टमेंट वाली जो बिल्डिंग थी, जो उसका फ्लैट था, उसकी बालकनी में आ जाता था। शाम का वक्त होता था, रोजाना आसमान को निहारता था, चिड़ियाओं को वापस आते देखता था और अपनी बिल्डिंग के पास में एक और बिल्डिंग बन रही थी, एक और कंस्ट्रक्शन साइट थी जहां पर मजदूरों के बच्चे खेल रहे होते थे, उन्हें देखता था। वो सारे के सारे बच्चे रोज कोई ना कोई नया खेल खेलते थे, लेकिन पिछले 10 से 15 दिनों में उन बच्चों ने एक नया खेल खेलना शुरू किया था, रेलगाड़ी वाला। उनमें से एक बच्चा इंजन बनता, बाकी बच्चे डिब्बे बनते और पीछे वाला बच्चा गार्ड वाला कोच बनता। ये व्यक्ति जब भी ऑफिस से आता, उन बच्चों का खेल देखता, इसके चेहरे पर खुशी आती क्योंकि इतने बड़े शहर में अकेला रह रहा था। पिछले 4-5 दिनों से इसने एक बात नोटिस करना शुरू की कि ये जो खेल खेल रहे हैं इसमें कहीं तो गड़बड़ है, क्योंकि रोजाना जो इंजन वाला बच्चा था वो बदल जाता था। नया बच्चा इंजन बनता था, फिर नया बच्चा इंजन बन रहा था, लेकिन एक बच्चा था जो लगातार बहुत दिनों से, जब से उसने नोटिस करना शुरू किया था, तब से गार्ड ही बन रहा था। वो गार्ड वाला कोच ही बन रहा था, पीछे पीछे वाला डिब्बा, हाथ में एक फटा पुराना कपड़ा लेकर के दौड़ रहा होता था। लास्ट में इस व्यक्ति से रहा नहीं गया, इसने सोचा कि आज कॉफी बना करके नीचे जाकर के कॉफी पीऊंगा। बस बालकनी में जाकर के चेक किया कि आज वो बच्चा क्या बना है। आज भी वो बच्चा पीछे वाला गार्ड वाला कोच ही बना था, वही डिब्बा था लास्ट वाला। ये बंदा फटाफट से लिफ्ट का इस्तेमाल करके नीचे पहुंचा, अपनी बिल्डिंग से बाहर निकला, वहां पास में जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहां पहुंचा, बच्चे खेल रहे थे। इसने उस आखिरी वाले बच्चे को आवाज लगाई और कहा कि बेटा इधर आना। वो बच्चा दौड़ के इसके पास आया, उसने पूछा कि हाँ जी अंकल, क्या हुआ। इस व्यक्ति ने उस लड़के से कहा कि बेटा एक बात बताओ, तुम लोग रोजाना यहाँ करके खेलते हो। उस बच्चे ने कहा हाँ जी खेलते हैं। क्या वो आप पढ़ाई करते हैं, आपको डिस्टर्ब तो नहीं हुआ हमारे खेलने की वजह से। इस व्यक्ति ने कहा नहीं कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, मैं तो बस एक सवाल पूछना चाह रहा था और मेरा सवाल ये था कि तुम रोजाना आकर के यहाँ खेल खेलते हो, ये रेलगाड़ी वाला खेल मुझे लगता है शायद 10-15 दिनों से खेल रहे हो। उस बच्चे ने कहा हाँ जी आपको तो बड़ा मालूम है। इस व्यक्ति ने कहा कि लेकिन सवाल ये है कि तुम रोजाना आकर के यहाँ गार्ड वाला डिब्बा क्यों बनते हो, सबसे पीछे क्यों खड़े होते हो, कभी तुम्हारा मन नहीं करता कि इंजन बनूं। उस लड़के ने जो जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा। उस लड़के ने कहा कि बाबू साहब, मेरा भी मन करता है कि मैं भी इंजन बनूं, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, मेरे पास में ना कोई शर्ट या टी शर्ट नहीं है जिसे अगर मैं पहन लूं तो मैं इंजन बन पाऊं, क्योंकि मैं इंजन बन जाऊंगा तो मेरी शर्ट या टी शर्ट पकड़ करके ही तो पीछे वाले लड़के खड़े होंगे, तभी तो ये गेम चल पाएगा। अब मेरे पास में टी शर्ट या शर्ट तो नहीं है, ये फटा पुराना सा कपड़ा है, इसलिए सबसे पीछे आता हूं, खड़ा हो जाता हूं और गार्ड बन जाता हूं। जहां इस व्यक्ति ने सब सुना, इसने फटाफट से अपनी पॉकेट में से निकाल के कुछ रुपए उस बच्चे को दिए और कहा कि बेटा कल सबसे पहले तो टी शर्ट खरीद लेना और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा आज से मैं उठाऊंगा। छोटी सी कहानी है, लेकिन यही सिखाती कि लाइफ में कभी भी 100% वो जो हम चाहते हैं ना खुशी मिल जाए, वो नहीं हो सकता, जिंदगी अधूरी रहेगी। इस छोटे से लड़के की कहानी हमें बस यही सिखाती है कि लाइफ में उसके पास में टी शर्ट नहीं थी, शर्ट नहीं थी, लेकिन वो कभी रोया नहीं। रोजाना आकर के उसी एनर्जी में खेलता था, उसी उत्साह के साथ में खेलता था और रोज आकर के गार्ड वाला डिब्बा बन जाता था। अपने हाथ में एक फटा पुराना कपड़ा लाता, रोज उसको घुमाते घुमाते पीछे बन जाता गार्ड और खेलता रहता था। कभी उसने कंप्लेंट नहीं की कि मेरे पास में टी शर्ट नहीं है, शर्ट नहीं है, मैं खेल नहीं खेलूंगा। वो इसी हाल में खुश था कि चलो सबसे आखिरी में सही, लेकिन खेलने का मौका तो मिल रहा है। जिंदगी में अगर आपको लगता है कि कहीं अधूरापन है तो उसे भी एंजॉय करना शुरू कीजिए, आपको मालूम भी नहीं चलेगा और वो जो खाली स्पेस है अचानक से भर जाएगी। काफी सारे लोग कहते हैं कि हम तो अकेले हैं, सिंगल हैं। जब तक आप सिंगल हैं तब तक इन लम्हों को भी जीना शुरू कीजिए, क्योंकि एक बार जब शादी हो जाएगी तो लाइफ में फिर आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि वो दिन कहाँ गए जब मैं अकेला था। जिंदगी अधूरेपन में भी खुश रहने का नाम है। आप सुन रहे थे आरजे कार्तिक के साथ कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जमाने को मत बदलो, बदलना है तो खुद को बदलो, जमाना खुद ब खुद बदल जाएगा। आप सुन रहे हैं आरजे कार्तिक के साथ एक नई कहानी। ये कहानी एक खूबसूरत मोहतरमा की,
इनकी फ्लाइट का टाइम हो रहा था। भागते दौड़ते फाइनली उन्होंने फ्लाइट बोर्ड की। वो आखिरी पैसेंजर थी, सारे के सारे उनको घूर रहे थे, लेकिन मैडम का जो तरीका था उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आया था। वो उल्टा एयरलाइंस वालों को ही उल्टा सीधा कह रही थी। जाकर के अपनी सीट पर बैठी, प्लेन ने टेक ऑफ किया। जब आसमान में प्लेन पहुंचा तब तक उन्हें सांस में सांस आई। भागते दौड़ते पहुंची थी, अपने आसपास देखा तो चौंक गई। गुस्से में थी क्योंकि उनके पास वाली सीट पर एक दिव्यांग बैठे थे जिनके दोनों हाथ नहीं थे। और जहां इन मैडम ने देखा कि इनके पास में एक दिव्यांग बैठे हैं, दोनों हाथ नहीं है, एयर होस्टेस को आवाज लगा करके बुलाया और कहा कि ये क्या तरीका है मैडम, आपको देखना चाहिए कि मेरे पास वाला पैसेंजर कौन है। मुझे ऐसी सीट मत दिया कीजिए, प्लीज मेरी सीट चेंज कीजिए। बहुत ज्यादा नखरे दिखा रही थी, आप ये कह सकते हैं कि नाराज हो गई थी इस बात से कि उनके पास में कोई दिव्यांग बैठा था। वृद्ध जन थे जिनके दोनों हाथ नहीं थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, चुपचाप आंखें बंद करके लेटे हुए थे, लेकिन सुन सब रहे थे। जो एयर होस्टेस थी उसने कहा कि मैडम बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं कॉकपिट में जाती हूँ, कैप्टन से बात करती हूँ, तब तक के लिए आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। ये जो मैडम थी, इनके चेहरे पर खुशी आ गई कि क्या बात है, चलो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा, मैं यहां से तो कम से कम शिफ्ट हो जाऊंगी। जो एयर होस्टेस थी कॉकपिट में गई, कैप्टन से बात की, वापस आई और वापस आने के बाद में इन खूबसूरत मोहतरमा से कहा कि मैडम आज हमारे कैप्टन ने वो अभूतपूर्व फैसला लिया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आर एयरलाइंस, पहली बार हमारी एयरलाइंस की हिस्ट्री में हम ये करने जा रहे हैं कि हम किसी पैसेंजर को तुरंत इकोनॉमी से बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं। जहां उस एयर होस्टेस ने ये कहा, इन मैडम के चेहरे पर और खुशी आ गई। इन्होंने कहा क्या बात है, थोड़ा सा इनको ना डराना पड़ता है, डांटना पड़ता है, तब जाकर के लाइन पर आते हैं। मन ही मन में काफी कुछ चल रहा था, तभी वो एयर होस्टेस थोड़ा सा आगे बढ़ी और उन दिव्यांग जन से कहा कि सर आइए, हम आपको बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे कैप्टन ने कहा है कि आपको ऐसे पैसेंजर के पास में बैठने का हक नहीं है जिन्हें इंसानियत की परवाह ना हो, जो इंसान होकर के दूसरे इंसान के बारे में ना सोचता हो। सर ये सीट आपके लिए नहीं है, आपके लिए एक अलग से सीट रिजर्व कर दी गई है। जहां एयर होस्टेस ने कहा वहीं तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। हर कोई खुश था, जो भी ये बात सुन रहा था, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। लोगों ने कहा क्या बात है, क्या शानदार डिसीजन लिया है। वो जो दिव्यांग थे, वृद्धजन थे, अपनी सीट से उठे और बिजनेस क्लास की सीट की तरफ जा रहे थे। तभी उन्होंने सबकी तरफ मुड़ करके बस एक बात कही कि दोस्तों, मैं सारी बात सुन रहा था, सारी कॉन्वर्सेशन सुन रहा था और मैं सोच रहा था कि मैंने क्या किया। आपको मालूम है, दोनों हाथ मैंने कारगिल युद्ध में गंवाए थे। मैं सोच रहा था कि ऐसे लोगों के लिए जिन्हें दिव्यांग को पास में बैठाने में शर्म आ रही है, ऐसे लोगों के लिए हम अपनी जान सीमा रेखा पर दांव पर लगाते हैं। लेकिन अब जबकि एयरलाइंस वालों ने, इन एयर होस्टेस मैडम ने, कैप्टन ने ये डिसीजन लिया है कि मुझे बिजनेस क्लास में शिफ्ट किया जा रहा है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि नहीं, हम सैनिकों का वहां रहना और आप सबकी रक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अभी भी इंसानियत बाकी है। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ा मैसेज देती है। लाइफ में इंसान का चेहरा, इंसान की सूरत खूबसूरत नहीं बल्कि उसकी सीरत खूबसूरत होनी चाहिए। इंसान का दिल खूबसूरत होना चाहिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब सही वक्त आता है तो जहां बॉल पड़ती है वहां आदमी बैट नहीं घुमाता, बल्कि आदमी जहां बैट घुमाता है बॉल वहां पड़ती है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक प्रोफेसर की, जिनको ह्यूमन बिहेवियर पर रिसर्च करने के लिए जाना गया, जिनकी आदत थी कुछ ना कुछ आदमी के व्यवहार के बारे में जानना चाहते थे, कोशिश करते थे कि कोई ना कोई सर्वे करें, कोई ना कोई रिसर्च करें, कोई ना कोई स्टडी करें और दुनिया को एक अलग बात बताएं। उन्होंने एक बार अपनी क्लास में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। क्लास में जितने बच्चे बैठे थे छोटे छोटे, उन सभी को एक एक कैंडी दी गई, सबको कैंडी दी गई और सर जब गए सबके सामने तो उन्होंने कहा कि बेटा सबके लिए कैंडी है लेकिन अभी आपको नहीं खानी। ये प्रोफेसर बोलने लगे कि मैं क्लास से बाहर जा रहा हूं, 10 मिनट के बाद में वापस आऊंगा। जब वापस आ जाऊंगा तब आप अपनी अपनी कैंडी उठा करके खा लेना और चिंता मत करो, ये आप सभी की है।
यानी कि आपके पास ही रहेगी, हम वापस नहीं लेंगे, आपको ही दी जा रही है, चिंता मत करना, आपकी अपनी है, 10 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, उसके बाद में खा लेना। ये बोलकर के चुपचाप ये प्रोफेसर क्लास से बाहर आ गए। क्लास में कोई नहीं था, कोई टीचर नहीं, बच्चे फ्री थे। 10 मिनट बीत गए, प्रोफेसर वापस आ गए और जब अंदर आए तो देखा कि सारे बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कि अपनी कैंडी नहीं खाई थी। बाकी सब ने, किसी ने 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, वो 10 मिनट इंतजार ही नहीं किया। बाकी सब ने अपनी अपनी कैंडी निपटा दी थी। प्रोफेसर ने वो जो 7 बच्चे थे जिन्होंने कि नहीं खाई थी, 10 मिनट तक रुके थे, उन सभी के नाम लिखे, उन सभी के एड्रेसेस नोट किए अलग से डायरी में। उन पर रिसर्च करना चाहते थे, स्टडी करना चाहते थे। साल बीत गए। काफी सालों के बाद में ये प्रोफेसर उन 7 के घर पर गए, वो एड्रेसेस थे, उन पर गए, जाकर के पता किया कि वो 7 के 7 जिंदगी में कर क्या रहे हैं। तो मालूम चला कि कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बड़ा पॉलिटिशियन बन गया है, कोई बड़ा ऑफिसर बन गया है। हर कोई कुछ ना कुछ बड़ा काम कर रहा था, अपनी जिंदगी के मुकाम पर था, उस ऊंचे मुकाम पर था जहां हर कोई जाना चाहता है, अपने अपनी फील्ड का राजा था, एक तरीके से कह सकते हैं। प्रोफेसर फिर से गए स्कूल में, जाकर के पुराने उन बच्चों का डेटा निकाला जो कि उस क्लास में थे। उन 7 के अलावा जो बाकी बच्चे थे उनके घर पर भी गए और वहां जाकर के देखा कि वो बाकी बच्चे मीडियोकर लाइफ जी रहे थे। बड़े तो हो गए थे लेकिन काम वही मामूली सा कर रहे थे, उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाए थे जिस ऊंचाई पर वो 7 बच्चे थे। प्रोफेसर ने अपनी उस छोटी सी स्टडी से दुनिया को बस ये बताया कि पेशेंस कितना जरूरी है। सिर्फ 10 मिनट इंसान वेट नहीं कर सकता तो वो सक्सेसफुल नहीं बन सकता। ये छोटी सी इस स्टडी का रिजल्ट था। प्रोफेसर का नाम है वॉल्टर और ये जो एक्सपेरिमेंट किया इसका नाम था मार्शमेलो थ्योरी। मार्शमेलो थ्योरी नाम से इस एक्सपेरिमेंट को जाना गया। मार्शमेलो इसलिए क्योंकि जो कैंडी थी वो मार्शमेलो थी। जो इंसान 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकता वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। यही प्रोफेसर वॉल्टर का कहना था। विनर बनने का सबसे बड़ा मंत्र है धैर्य। जिसने सब्र रखा उसने दुनिया को जीत लिया। शोज के लिए भीड़ लगती थी, टिकट्स के लिए मारामारी होती थी, लोग चाहते थे कि एक बार जाकर के सेल्फी क्लिक करवा लें, एक बार जाकर के उससे मिल लें। धीरे 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 उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही थी। कई सारी मैगजीन्स उसका इंटरव्यू करना चाहती थी। एक बार एक मैगजीन को उसने अपॉइंटमेंट दी, रिपोर्टर आया और आकर के सवाल जवाब करने लगा। जैसा कि होता है हर इंटरव्यू में सामने वाले को मालूम नहीं होता कि उससे क्या क्या पूछा जा सकता है। वैसे ही एक बाउंसर इस मैगजीन के रिपोर्टर ने स्टैंड अप कॉमेडियन की तरफ दे मारा। उसने बोला कि सर एक बात बताइए, आप ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना चाहते हैं। अब इस स्टैंड अप कॉमेडियन के पास में कोई जवाब नहीं था, इसने कुछ सोचा भी नहीं था, तो इसने कहा कि भाई ऐसा कुछ तो मैंने सोचा नहीं है। तो रिपोर्टर ने कहा कि सर कुछ तो बताइए, मतलब कुछ तो हमें लिखना होगा, कुछ तो हमें बताना होगा। फिर इस स्टैंड अप कॉमेडियन ने काफी सोचा और बोला कि एक रिकॉर्ड है जिसे मैं तोड़ना चाहता हूं, 1 मिनट में सबसे ज्यादा वर्ड्स बोलने का। रिपोर्टर ने फटाफट से वो जवाब लिख दिया, मैगजीन छप गई, इंटरव्यू आ गया, काफी लोगों ने पढ़ा, न्यूज चैनल्स ने उसको देखा, तो उनको लगा न्यूज चैनल वालों को कि ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। न्यूज चैनल ने डिबेट चला दी कि क्या कोई बंदा 1 मिनट में सबसे ज्यादा वर्ड्स बोल सकता है। इस बात पर पोल होने लगा, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग होने लगा। इस स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए बहुत बड़ी आफत आ गई। ये सब देख रहा था, इसको लग रहा था कि क्या ड्रामा चालू हो गया है। तभी इसके पास में एक न्यूज चैनल से कॉल आता है और वहां से कॉल पर कहा जाता है कि सर आज शाम 8 बजे आपको खुला चैलेंज दिया गया है, हमारे शो में आइए और 1 मिनट में सबसे ज्यादा वर्ड्स बोलकर दिखाइए। इसको लग रहा था कि ये क्या मुसीबत आ गई है, क्या किया जाए, ओपन चैलेंज चल रहा है, जाना तो पड़ेगा। रात 8 बजे से पहले 7:30 के लगभग इसके घर के बाहर न्यूज चैनल की गाड़ी आ गई इसको लेने के लिए। गाड़ी में बैठा, धक धक कर रहा था इसका दिल, इसे समझ नहीं आ रहा था कि होगा क्या। ये यही सोच रहा था कि हार गया तो क्या होगा, हार गया तो क्या होगा, हार गया तो क्या होगा। न्यूज चैनल के ऑफिस के बाहर पहुंचा, गाड़ी से बाहर निकला और सोचने लगा कि हार गया तो क्या होगा। जैसे जैसे इसके कदम अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, ये अपनी सोच को धीरे धीरे बदल रहा था। फिर इसने सोचा कि हार गया तो क्या होगा,
क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि लोग कहेंगे कि फालतू की बातें करता है, इसने जबरदस्ती इतनी बड़ी फेंक दी कि मैं 1 मिनट में सबसे ज्यादा वर्ड्स बोलने का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। क्या होगा? लोग मेरे बारे में थोड़े टाइम के लिए बुरा कह देंगे। इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। ये बंदा स्टैंड अप कॉमेडियन स्टूडियो में पहुंचा, शो शुरू होने वाला था, 8 बजने वाली थी। इसने एक बार फिर से सोचा और अब की बार सोचा कि अगर जीत गया तो क्या होगा। अभी जहां पहुंचा हूं यहां से और ऊपर चला जाऊंगा और ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा, दुनिया मुझे जानने लगेगी। शो शुरू हुआ, 8 बजी, 1 मिनट का चैलेंज आया और इस बंदे ने कमाल कर दिखाया। सबसे ज्यादा वर्ड्स 1 मिनट में बोल के दिखा दिए। उसके बाद इसे खुद पर यकीन हुआ कि जीत गया तो क्या होगा, यही सोचना जरूरी है। ये छोटी सी कहानी हम सबको बहुत बड़ी बात बताती है। जिंदगी में बदलनी है तो अपनी सोच बदलिए। कई बार हम यही सोचते रह जाते हैं कि हार गया तो क्या होगा, और वो जो सोच रहे होते हैं धीरे 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 हम पर इतना हावी हो जाता है कि हमारे आसपास वही होने लगता है जो नेगेटिव हम सोच रहे थे। लाइफ में पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। जीत गया तो क्या होगा, जब ये फीलिंग आपके अंदर आएगी तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो आप पा नहीं सकते। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मांगना ही छोड़ दिया हमने वक्त से, क्या पता उसके पास इनकार का भी वक्त ना हो। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक किसान परिवार में पैदा हुए एक लड़के की, जिसके मम्मी पापा चाहते थे कि वो बड़ा होकर के किसान बने, खेती करे, लेकिन वो चाहता था कुछ और। उसने एक दिन अपने मम्मी पापा को बताया कि मैं बड़ा होकर के सैनिक बनना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए आप ट्रेनिंग करवाइए, मुझे उसके लिए भेजिए। उसके पापा ने कहा कि ठीक है, मैं आपको मना नहीं करूंगा, आप जाइए, जाकर के तलवारबाजी सीखिए, तब जाकर के आप सैनिक बन पाएंगे, योद्धा बन पाएंगे। लड़के ने अगले ही दिन से जाकर के ट्रेनिंग करना शुरू किया। जब वो शुरुआत में वहां पहुंचा, क्लासेस लेने लगा, तो उसे समझ में आ गया कि तलवारबाजी उसके लिए बनी ही नहीं। 2-3 दिन के अंदर वो हिम्मत हार गया। उसे लगा कि अब क्या किया जाए। वो मन में सपना तो था वॉरियर बनने का, योद्धा बनना है, सैनिक बनना है, लेकिन क्या करें। फिर उसे लगा कि क्यों ना बैकडोर एंट्री करते हैं, पीछे के रास्ते से जाते हैं। अब पीछे का रास्ता क्या था? उस सेना का जो सेनापति था वो इनके परिवार में किसी रिश्तेदार का दोस्त था। अब इसने सोचा कि क्यों ना उस रिश्तेदार तक पहुंचा जाए। अपनी मम्मी से जाकर के इसने अर्जी लगाई कि माँ प्लीज मुझे वहां तक जाने दीजिए, उनसे कहिए कि वो मेरी मुलाकात करवा दें सेनापति से। रिश्तेदार के घर पहुंचा, वहां से सेनापति से मिला। सेनापति को जाकर के कहा कि बस मुझे सेना में ले लीजिए। सेनापति ने कहा कि बेटा आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है, आपको तलवारबाजी आती नहीं है, आप तलवार ढंग से चला नहीं पाते, आपका सेना में क्या काम रहेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि आपके रिश्तेदार मेरे दोस्त हैं, तो दोस्ती की खातिर मैं आपको सेना में ले लेता हूं। आप रिजर्व्ड फोर्स में रहेंगे, आपका काम नहीं होगा, आप बस आराम कीजिएगा, बहुत कम आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, मुश्किल है कि आपकी कभी जरूरत भी पड़े। लड़का खुश हो गया कि चलो भाई, सैनिक की वर्दी मिल जाएगी, काम भी नहीं करना है, युद्ध में भी नहीं जाना है, आराम करेंगे, आराम से रहेंगे, रिजर्व फोर्स के साथ रहेंगे। बहुत मुश्किल से कभी मौका मिलेगा युद्ध में जाने का, वो तब की तब देखेंगे। रिजर्व फोर्स में शामिल हो गया। साल पर साल बीतते गए। एक बार उस राज्य पर बहुत बड़ा हमला हुआ। अब सारी फोर्सेस, जितनी सेनाएं थी, सबको युद्ध के मैदान में उतरना था। ये लड़का भी मैदान में उतरा। तलवार चलानी आ नहीं रही थी, इसके चक्कर में बहुत बड़ी मुश्किल हो गई और शाम में इसे सेनापति के सामने पेश किया गया। सारे सैनिक इसको बुरी बुरी सुनाने लगे। सेनापति ने कहा कि ये तो बड़ा ही एम्बैरेसिंग मोमेंट है, क्या किया जाए, मैंने तो खुद इसे भर्ती किया। तो उसने उस लड़के को डांटते हुए कहा कि अब तुम सेना में नहीं रहोगे, अब तुम जाकर के महल की पहरेदारी करोगे, तुम आज से पहरेदार हो। लड़के को फिर से एक नया काम मिल गया। अब उसे पहरेदार बनना था। अब वो सोच रहा था कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ, सेनापति से मैंने अर्जी लगाई थी तो सैनिक बना था, रिजर्व फोर्स में था, काश मेरी बात एक बार यहाँ के राजा से हो जाए, फिर तो कमाल ही हो जाएगा। साल पर साल बीतते गए। महल के सामने खड़ा हुआ पहरेदारी करता रहा, लेकिन कभी भी राजा से मुलाकात नहीं हो पाई। बूढ़ा हो चला था, सर्दी की शाम थी, पतली सी वर्दी पहन करके पहरेदारी कर रहा था। पता नहीं कहां से किस्मत चमकी, उस दिन राजा साहब वहां से निकले। उनके साथ में ज्यादा सैनिक नहीं थे, तो उनकी भी नजर पड़ गई। एक पहरेदार ठिठुर रहा है, वृद्ध सा, बूढ़ा सा। राजा उसके पास आया और आकर के बोला कि आपको ठंड नहीं लग रही? तो उस पहरेदार ने कहा कि मुझे बड़ी ठंड लग रही है, लेकिन क्या करूं साहब, सालों से इसी वर्दी में सर्दी बिताता आ रहा हूं। राजा ने वादा कर दिया कि आप चिंता मत कीजिए, अभी मैं अंदर जाता हूं, वहां से आपके लिए एक अच्छा सा कंबल भिजवाता हूं। राजा साहब अंदर गए, व्यस्त हो गए, इस बात को भूल गए। सुबह सुबह सैनिकों ने जाकर के बताया कि राजा साहब, आपने जिस पहरेदार को वादा किया था कंबल पहुंचाने का, उसकी रात में ठिठुरने की वजह से, सर्दी में ठिठुरने की वजह से मौत हो गई है। राजा दौड़ा चला आया, आकर के देखता है पहरेदार की लाश पड़ी हुई थी और लाश के पास में मिट्टी पर उंगली से कुछ लिखा हुआ था।
वहां लिखा हुआ था कि राजा साहब, मैं सालों से सर्दी में रात बिताते चला आ रहा था, लेकिन कल रात में आपने कंबल का वादा किया और उस वादे के चक्कर में मुझे ज्यादा ठंड लगने लगी। मुझे लगा कि कंबल आएगा और उसी वादे के चक्कर में, उसी वादे के सहारे में रात बिताता रहा। मैं कमजोर पड़ता गया और अब मेरी जान जा रही है। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं। सहारे लेना बंद कीजिए, खुद की ताकत को आजमाना शुरू कीजिए, तभी आप कमाल कर पाएंगे। आरजे कार्तिक बार बार कहता है, फिर से कहूंगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। लाइफ में कभी ना कभी एक बार तो आपको भी लगा होगा, अगर अभी नहीं लगा तो पहले लगा होगा। हो सकता है अभी भी आप सोचते हो कि जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा है जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ रुकी हुई है, कोई मेरे आसपास ऐसा है जिसने मेरा रास्ता रोक रखा है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। अगर आपको लगता है कि आपका रास्ता किसी ने रोक रखा है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। एक बार एक प्राइवेट कंपनी के दरवाजे के बाहर नोटिस बोर्ड पर एक लेटर चिपका। सुबह सुबह जब एम्प्लॉइज पहुंचे तो देख करके शॉक्ड रह गए। उस लेटर पर लिखा था कि आज उनकी डेथ हो गई है जिनकी वजह से आपका रास्ता रुका हुआ था, जिन्होंने आपकी ग्रोथ रोकी हुई थी, आज वो हमें छोड़कर चले गए हैं। ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में अंतिम संस्कार की क्रिया शुरू होगी। फ्यूनरल के लिए ले जाएं उससे पहले आप अंतिम दर्शन कर सकते हैं, वहां डेड बॉडी रखी हुई है। ऐसा करके पूरा उस पर लिखा हुआ था। जैसे जैसे एम्प्लॉय सुबह आ रहे थे, पढ़ रहे थे, शॉक्ड हो रहे थे। पहली बात तो उन्हें दुख हो रहा था कि उनमें से कोई एक चला गया, कौन चला गया पता नहीं चल रहा था। दूसरी बात, वो ये जानने के लिए उत्सुक थे, एक्साइटेड थे कि कौन है जिसने हमारा रास्ता रोक रखा था, जो यहां से चला गया, हमें छोड़ करके चला गया। सारे एम्प्लॉयज ने ये चेक करने की कोशिश की कि जल्द से जल्द मालूम चल जाए, लेकिन ऑफिस में तैयारी कुछ इस तरीके से की गई थी कि एक बार जो कॉन्फ्रेंस हॉल में जा रहा था, जब वो बाहर निकल रहा था तो दूसरे किसी व्यक्ति के संपर्क में आ नहीं पा रहा था। लाइन बड़ी लंबी लग चुकी थी, सिक्योरिटी बुलानी पड़ गई, धीरे धीरे एक करके लोग जाने लगे। जब वो अंदर जा रहे थे और जब बाहर निकल रहे थे तो उनके चेहरे पर उदासी थी, गमगीन थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई बहुत बड़ा झटका लगा है। उसी ऑफिस में एक बंदा ऐसा था जो दिन भर इस बात से परेशान रहता था कि मेरा काम फलाना की वजह से नहीं हो पाता, उसकी वजह से नहीं हो पाता, इसकी वजह से नहीं हो पाता। वो बड़ा खुश हो रहा था, उसे लग रहा था कि चलो यार, फाइनली कोई तो गया जिसने मेरा रास्ता रोक रखा था। उसकी बारी आई, वो कॉन्फ्रेंस हॉल में गया, अंदर जाकर के देखता है कि एक कॉफिन रखा हुआ था। वो गया, जाकर के कॉफिन को उठाया। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, वो शॉक्ड रह गया। वहां अंदर कोई भी बॉडी नहीं थी। उस कॉफिन में मिरर लगा हुआ था और उस मिरर के पास में एक कागज चिपका हुआ था। उस लेटर पर लिखा था कि जिंदगी में आप ही हैं जिसने आपका रास्ता रोक रखा है। आपने खुद की ग्रोथ को रोका हुआ है। आपको अपनी उन कमजोरियों को पहचानने की जरूरत है। ये पढ़ने के बाद वो व्यक्ति शर्म से लाल हो गया। उसे उस दिन समझ में आया कि वो दिन भर जो कमियां निकालता रहता था, आखिर में कमी तो उसी में थी। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में कमी हर किसी के अंदर है। उस कमी को ढूंढना शुरू कीजिए, ना कि आप दिन भर ये कहते रहें कि हमारे ऑफिस में माहौल सही नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता क्योंकि घर का माहौल ठीक नहीं है, घर में शोर मचता रहता है। ऑफिस का माहौल ठीक तब होगा जब आप अंदर से ठीक होंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। जिंदगी में इंसान हमेशा अंदर की कमजोरियों से हारता है, इसलिए खुद को तैयार कीजिए और आसपास के माहौल को दोष देना बंद कीजिए, क्योंकि वो आप ही हैं जिसने अपना रास्ता रोक रखा है। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यूं ही नहीं होती जिंदगी में तब्दीलियां, रोशन होने के लिए मोम को भी पिघलना पड़ता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है राजा विक्रम की। राजा विक्रम को अपने राज्य में उत्तराधिकारी का चुनाव करना था। बड़ा आसान होता अगर उनके बच्चे कम होते, लेकिन उनके 100 बच्चे थे। अब 100 बच्चों में से किसी एक को चुनना बड़ा ही मुश्किल टास्क था। रानी को भी सभी बच्चों से बराबर प्यार था, राजा को भी सभी बच्चों से बराबर प्यार था। रानी ने एक बार सुझाव दिया कि क्यों ना हम राज्य के टुकड़े कर दें, सब बच्चों में बराबर हिस्सा बांट दें।
राजा ने कहा कि ये तरीका अच्छा नहीं होगा, हम प्रजा को अपने अपने हाल पर नहीं छोड़ सकते, हमें किसी एक को राजा चुनना होगा, किसी एक को राजा बनाना होगा। और तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ ऐसा करूंगा कि इन सब में से जो सर्वश्रेष्ठ है वो सामने निकल करके आ जाएगा। रानी ने कहा ठीक है, फिर आपकी मर्जी, आपको जो करना है आप कीजिए। राजा ने ऐलान करवा दिया कि अब राज्य का उत्तराधिकारी चुनने का समय आ गया है। सभी राजकुमारों के लिए एक भोज रखा जाएगा और उसके बाद में उत्तराधिकारी का चुनाव कर लिया जाएगा। अब प्रजा चक्कर में पड़ गई कि कोई प्रतियोगिता तो रखी नहीं है, सिर्फ भोज रख दिया है। अब खाना खाने से कैसे पता चलेगा कि कौन सा राजकुमार अच्छा है? लेकिन राजा ने शायद कुछ और सोच रखा था। वो शाम आई, जब भोज का समय था, सारे राजकुमार तैयार होकर के प्रांगण में आ गए। 100 राजकुमारों के लिए 100 थालियां लग गईं, पकवान बन गए, सब कुछ तैयार था। उनके सामने थालियां परोस दी गईं। वो खाना खाने ही वाले थे कि अचानक से वहां बहुत सारे शिकारी कुत्ते आ गए। अब राजकुमारों में हलचल मच गई। वो इधर उधर भागने लगे, तितर बितर हो गए। कुछ डर करके भाग गए, कुछ शिकारी कुत्तों का शिकार करने के लिए निकल पड़े। कुल मिलाकर के युद्ध सा माहौल बन गया। वो शाम जैसे तैसे बीत गई। जब प्रजा को मालूम चला कि वहां पर तो शिकारी कुत्ते आ गए थे, तो प्रजा सोच में पड़ गई। जनता सोचने लगी कि अब तो कैसे राजा मिलेगा। लेकिन अगले दिन राजा विक्रम ने ऐलान किया कि आज शाम में दरबार लगेगा और भरे दरबार में घोषणा की जाएगी कि राज्य का राजा कौन होगा। जनता को समझ नहीं आ रहा था कि राजा साहब ने उत्तराधिकारी चुन कैसे लिया है, कहां से इन्होंने चुनाव कर लिया है, क्योंकि खाना तो हुआ नहीं, भोजन हुआ नहीं, चुनाव हुआ नहीं। कौन सी प्रतियोगिता थी जिससे परिणाम निकल आया है? खैर, शाम का वक्त आया, दरबार सज चुका था, मंत्री बैठे हुए थे, जनता आकर के दरबार में बैठ गई थी। हर कोई इंतजार कर रहा था उस अनाउंसमेंट का, जब मालूम चलने वाला था कि हमारा अगला राजा कौन होगा। राजा साहब ने एक एक करके सारे राजकुमारों को बुलाया और उनसे पूछना शुरू किया कि कल का भोज कैसा रहा, कल का खाना कैसा था। पहले राजकुमार ने, जो सबसे ज्येष्ठ थे, सबसे बड़े थे, वो गुस्सा होने लगे। उन्होंने बोला कि क्या तरीका है पिताजी, कल आपने देखा होगा जब हम खाना खाने के लिए बैठे, भोज शुरू होने वाला था, तभी अचानक से शिकारी कुत्ते आ गए। हमारे पहरेदार इतने निकम्मे हो गए हैं कि वो शिकारी कुत्तों को रोक नहीं पाए। हमें खुद जाकर के 3-4 का शिकार करना पड़ा। कितनी मुश्किल घड़ी थी। दूसरे वाले से पूछा तो उसने कहा कि पिताजी मुझे नहीं मालूम, मैं तो वहां से डर करके भाग गया था, मुझे बड़ा डर लगता है। एक एक करके राजकुमार अपना बहाना गिनाते रहे। आखिरी राजकुमार, जिन्होंने कहा कि हाँ पिताजी, मैंने कल भोजन खाया, बहुत ही कमाल का भोजन था, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था, बहुत अच्छे पकवान बने थे, खाना खाने में आनंद आ गया, मजा आ गया, इससे बढ़िया भोजन नहीं हो सकता था। हर कोई वहां पर अचंभे में पड़ गया, शॉक्ड था, समझ नहीं पाया कि इन भाई साहब ने कैसे खाना खा लिया। राजा ने भी पूछा कि जरा बताइए दरबार को कि आपने कल भोजन कैसे किया। तो वो जो राजकुमार थे, जिनका नाम शांतनु था, उन्होंने कहा कि कल महाराज वहां 100 थालियां लगी थीं। मैं खाना खाने के लिए बैठा, अचानक से शिकारी कुत्ते आ गए, सारे राजकुमार भाग गए, मैं वहीं बैठा रहा, मैं अपना खाना खाता रहा। जैसे ही कोई शिकारी कुत्ता मेरी तरफ आता, मैं एक थाली उठाता और उसके सामने खाली कर देता। 99 थालियां रखी हुई थी, मैंने सारे कुत्तों को भोजन भी करा दिया और साथ में अपना भोजन भी शांति से पा लिया, अपना भोज भी पूर्ण कर लिया। इस तरीके से महाराज कल मेरा भोजन बड़ा शानदार रहा। जैसे ही शांतनु का जवाब सुना तो दरबार में तालियां बजने लगीं और राजा ने अनाउंसमेंट की कि अब यही आपके अगले राजा होंगे। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। लाइफ में प्रॉब्लम्स हर किसी के हैं, बहुत सारी समस्याओं का पहाड़ हम सब के सामने खड़ा है। हम जिंदा हैं तब तक समस्याएं रहेंगी, जिस दिन समस्याएं खत्म हो जाएंगी शायद हम भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए जिंदगी में समस्याओं से घबराना, उनके बारे में बात करना बंद कीजिए। बात करनी है तो प्रॉब्लम्स की नहीं, सॉल्यूशंस की कीजिए, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हरिवंश राय बच्चन साहब एक बात कहा करते थे और इसी बात को बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन साहब कई बार रिपीट करते हैं कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो बहुत ज्यादा अच्छा, क्योंकि जब आपके हमारे मन का नहीं होता तो ऊपर वाले के मन का होता है और वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी इसी बात पर। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो गांव से शहर आया था, नौकरी के लिए लगातार इंटरव्यूज दे रहा था, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब वापस गांव चले जाना चाहिए। एक आखिरी मौका उसके पास बचा था, एक आखिरी इंटरव्यू बाकी था। वो कंपनी में पहुंचा, लंबी लाइन थी, उसका नंबर आया, उससे सवाल जवाब किए गए। काफी सारे सवाल जवाब के बाद उसे लगा कि अब उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसने सभी सवालों के सही जवाब दिए। तभी इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपकी ईमेल आईडी क्या है।
इस व्यक्ति के पास में अपनी कोई ईमेल आईडी नहीं थी। इसने कहा कि मेरे पास कोई ईमेल आईडी नहीं है। इसे वहां से रिजेक्ट करके भेज दिया गया। इसे कहा गया कि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है और आप यहां जॉब करना चाहते हैं। उस कंपनी से बाहर निकला तो दरवाजे पर खड़ा होकर के सोचने लगा कि क्या किया जाए। लगातार मुझे फेलियर मिल रहा है, लगातार मुझे निराशा हाथ लग रही है। कोई भी व्यक्ति वहां होता उसके दिमाग में 40-50 उल्टे ख्याल आते। इसके दिमाग में भी ख्याल आने ही वाले थे कि अचानक से इसका हाथ अपनी पॉकेट की तरफ गया। इसने देखा कि इसके पास में 100 रुपए का एक नोट रखा था। ये व्यक्ति वहां से सीधा चला गया सुपरमार्केट। वहां जाकर के टमाटर खरीदे और उसी शहर के कॉलोनी में जाकर के टमाटर बेचना शुरू किया। शाम तक इसके सारे टमाटर बिक चुके थे। 120 रुपए इसकी जेब में थे। अगले दिन फिर से इसने ऐसा ही किया। 120 रुपयों से टमाटर खरीदे, फिर से बेचना शुरू किया। शाम तक 150 रुपए कमा चुका था। इस तरीके से रोजाना पैसे बढ़ते गए, बचत होने लगी। धीरे 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 1-2 साल के अंदर इसने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। 4-5 साल के अंदर बिजनेस इतना ग्रो कर गया कि अपना खुद का एक छोटा सा सुपरमार्केट खोल लिया। काफी सालों तक यही बिजनेस करता रहा। धीरे धीरे उस शहर में इसका एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट खुल चुका था। हर किसी को लगता था कि ताजी सब्जियां चाहिए, अच्छी सब्जियां चाहिए तो इन्हीं के सुपरमार्केट में जाना होगा। एक दिन ये बैठा हुआ था, इसको ख्याल आया कि क्यों ना इतने बड़े बिजनेस का इंश्योरेंस करवाया जाए। इतना बड़ा बिजनेस खुल चुका है, इसका इंश्योरेंस करवाना बहुत जरूरी है। इसने एक इंश्योरेंस एजेंट को कॉल किया और कहा कि आप आइए, मुझे अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवाना है। वो एजेंट वहां पहुंचा। वहां पहुंच करके सारी जानकारी लेने लगा, फॉर्म फिलअप करने लगा और आखिरी में पूछता है कि सर आपकी ईमेल आईडी क्या है। तो ये जो बिजनेसमैन था, जो कि इतना बड़ा व्यापारी बन चुका था, सब्जियों का इतना बड़ा सुपरमार्केट था, इसने कहा कि मेरे भाई मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है। अगर मेरी ईमेल आईडी होती तो आज तुम यहां बैठ करके मेरे सुपरमार्केट का इंश्योरेंस नहीं कर रहे होते। इंश्योरेंस एजेंट को ये बात समझ में नहीं आई क्योंकि उसे पुरानी कहानी मालूम नहीं थी, लेकिन आपको समझ में आई होगी। कई बार हमारे मन का नहीं होता है। जब आपके मन का ना हो तो इंतजार कीजिए, ऊपर वाले के मन का जरूर होगा। और कोशिश कीजिए, कई सारे रास्ते आपके आसपास खुले हैं, उनमें से सबसे अच्छा रास्ता चुनिए और उस पर चल कर दिखाइए। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खुद को खुश रखने के तरीके ढूंढें, क्योंकि तकलीफें तो आपको ढूंढ ही रही हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक बूढ़ी अम्मा की, जिनकी फैमिली में अब कोई नहीं बचा था। जिस फ्लैट में वो रहती थी उसकी ईएमआई चुकाना अभी भी बाकी था, लोन चल रहा था। फैमिली कंडीशंस खराब थी, इकोनॉमिक कंडीशंस खराब थी और इस वजह से कुछ महीने ऐसे भी थे जिनमें उनके पास ईएमआई चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। उस बिल्डिंग के ओनर ने नोटिस दे दिया कि आपको अब ये फ्लैट खाली करना होगा, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति को यहां नहीं रख सकते जिनके पास में पैसा भी नहीं है। उसने 2-3 बार नोटिस दिया और फाइनली सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया। उन अम्मा का सामान बाहर फेंकने की तैयारी हो रही थी। वो फूट फूट करके रो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। तभी अचानक से उस सीन में एक ऐसे बंदे की एंट्री होती है जो कि सब कुछ पलट देता है। सूटेड बूटेड बंदा आता है और आकर के सिक्योरिटी गार्ड्स को पेपर दिखाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। अम्मा पूछती हैं कि आप कौन हैं और कहां से ऊपर वाला बनकर मेरी लाइफ में आए हैं। तो वो बंदा बताता है कि माँ, आप शायद भूल गई, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। ये फ्लैट मैंने अपने नाम किया है और उसके बाद फिर से आपके नाम कर दिया है, क्योंकि आप आज से 30 साल पहले मेरी लाइफ में ऊपर वाला बनकर आई थी। आपको शायद याद नहीं होगा, आप और आपके पति एक बार मार्केट में कुछ शॉपिंग करने के बाद में बाहर निकले थे एक मॉल से, और बाहर फुटपाथ पर मैं पड़ा हुआ था, गंदे कपड़े थे, भीख मांग रहा था। जैसे बाकी भिखारियों को डांट कर भगा दिया जाता है, झड़क दिया जाता है, वैसे ही आपके पति ने मुझे मना कर दिया था, कहा था दूर जाकर के बैठ जाओ। लेकिन आपका दिल पिघला और आपने मेरी मदद की। आपके पति तो थोड़ा आगे बढ़ गए, लेकिन आप वहीं रुकी रहीं। आपने अपने पर्स में से जितना कैश था निकाल करके मुझे दे दिया और साथ में एक लॉकेट दिया और कहा कि इसे हमेशा पहनना, यह तुम्हारा लकी चार्म रहेगा। उस दिन मैं आपका सिर्फ शुक्रिया अदा कर सका और मैंने जाते जाते आपका नाम पूछ लिया था। वो नाम मैं कभी नहीं भूल सकता। आप तो उस वक्त मेरी मदद करके चली गईं, लेकिन आपने जो पैसे मुझे दिए थे मैंने उनका सही इस्तेमाल किया।
मैंने पढ़ाई करना शुरू किया, अपने आप की जिंदगी को संवारना शुरू किया। इन 30 सालों में काफ़ी कुछ मेरे साथ हुआ। मैंने बहुत सारी पढ़ाई की, बहुत सारी तैयारी की। धीरे धीरे मैं इस लायक बन गया कि अपना बिजनेस शुरू कर दिया। आज रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ। कल मेरे ऑफिस में लैपटॉप पर एक फाइल खुली हुई थी जिसमें उन लोगों के नाम थे जिनके फ्लैट्स खाली करवाए जाने थे। अचानक से वो नाम मुझे दिखा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। आपके बारे में सारी डिटेल्स निकलवाई और यहाँ पहुंच गया। फटाफट से फ्लैट खरीदा और ये फ्लैट फिर से आपके नाम कर दिया। आपने मेरी जिंदगी संवारी थी। मैं नहीं चाहता कि अब इस उम्र में आपकी कोई जिंदगी बर्बाद करे। ये लॉकेट जो कि आपने मुझे उस वक्त दिया था, ये लकी चार्म वाला लॉकेट अब मैं आपको दे रहा हूं। आप हमेशा मुस्कुराएं मां, मेरी बस यही आपके लिए कामना है। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में दुआएं कमाइए, क्योंकि पैसा तो हर कोई कमाता है। जब आप दुआएं कमाएंगे तो पैसा अपने आप बढ़ता चला जाएगा। आप खुद समझ नहीं पाएंगे, इतनी कृपा आपकी लाइफ में अचानक आने लगेगी। लाइफ में गुड विशेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और याद रखना, ज्ञान सबके पास है, बांटनी हो तो मुस्कान बांटिएगा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि काश जिंदगी में समस्याएं भी व्हाट्सएप स्टेटस की तरह होती, जो 24 घंटे में खुद ब खुद डिलीट हो जाती। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी गरीब परिवार में रह रहे बच्चे की, जिसकी फैमिली में खाने पीने के लाले थे, जिसके परिवार में बहुत कम पैसा था। एक दिन पिताजी ने इस बच्चे को बुलाया और कहा कि बेटा एक काम करना, ये पुरानी सी टी शर्ट है, इसको आज मार्केट में जाकर के बेच करके आना। क्या लगता है आपको कितने की होगी? उस बच्चे ने टी शर्ट को देखा और बोला कि $1 की होगी। तो पापा ने कहा बेटा आपको आज इसे $2 में बेच करके आना है। लड़के को समझ नहीं आया कि पापा ने कौन सा टास्क दिया। फिर उसे याद आया कि उसकी फैमिली कंडीशंस बहुत खराब थी। तो उसने सोचा कि फैमिली की मदद करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। वो लड़का बाहर जा चुका था, आसपास ढूंढने लगा किसको बेचूं किसको बेचूं। फिर उसे लगा कि टी शर्ट तो वाकई में बहुत गंदी है, इसको $2 में तो कोई नहीं खरीदेगा। वो लड़का वापस घर में आया। घर में जो पुराने कपड़े रखे थे उसके नीचे उस टी शर्ट को रख दिया। उनके घर में आयरन तो थी नहीं, प्रेस करने का इससे बढ़िया तरीका नहीं था। वो टी शर्ट थोड़ी सी ठीक हो गई, उसकी सलवटें मिट गई। अब वो टी शर्ट को लेकर के स्टेशन पहुंच गया, वहां जाकर के बेचने की कोशिश करने लगा। शाम तक फाइनली वो टी शर्ट बिक गई, $2 में बेच दी। घर आया, पापा को आकर के $2 दिए। लड़के को लगा कि पापा खुश होंगे, लेकिन पापा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। पापा चुप रहे। अगले दिन पापा ने फिर से एक पुरानी टी शर्ट निकाली और इस लड़के से कहा कि बेटा आज आपको फिर से ये टी शर्ट बेचने के लिए जाना है, और आज $2 में नहीं बल्कि $20 में ये $1 वाली टी शर्ट बेच करके आनी है। आप ही ने बताया था कि $1 की है, अब $1 वाली टी शर्ट आप $20 में बेच करके आएंगे। लड़के को अब की बार तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पूरा ब्लैंक था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। फाइनली उसने फिर से अपना दिमाग लगाया, तो उसको लगा कि एक काम करता हूँ। उसके घर में एक पुराना मिकी माउस का स्टिकर रखा था। उसने उस टी शर्ट पर उस मिकी माउस के स्टिकर को चिपका दिया। वो टी शर्ट अब मिकी माउस वाली बन गई थी। वो लड़का उस टी शर्ट को लेकर के गया और एक बड़े से स्कूल के सामने खड़ा हो गया, जहां पर अमीरों के बच्चे पढ़ा करते थे। स्कूल की छुट्टी हुई, सारे बच्चे बाहर निकले, उनके मम्मी पापा उन्हें लेने के लिए आए हुए थे। उनमें से एक बच्चे की नजर पड़ी इस टी शर्ट पर जिस पर मिकी माउस बना था। उस बच्चे ने अपने पापा से जिद की कि पापा मुझे वो टी शर्ट चाहिए। पापा ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा टी शर्ट बेचने के लिए खड़ा हुआ है। वो आए, उन्होंने देखा कि टी शर्ट बड़ी अच्छी थी, मिकी माउस का स्टिकर था, बड़ी क्रिएटिविटी दिखाई गई थी, तो बड़े खुश हुए। उन्होंने $20 भी दिए और साथ में $5 की टिप दी कि बेटा ये आपके लिए। अब वो $1 की टी शर्ट ये लड़का $25 में बेच चुका था। इसे लग रहा था कि आज तो पापा बहुत ज्यादा खुश होंगे। ये पहुंचा घर पर, जाकर के पापा को बताया कि पापा $1 वाली टी शर्ट आज $25 में बेच दी है। पापा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना खुश हुए ना दुखी हुए, चुप रहे। अगले दिन फिर से उन्होंने एक पुरानी टी शर्ट निकाली, वही $1 वाली टी शर्ट, और बच्चे से कहा कि बेटा आज आपको इस टी शर्ट को $200 में बेच करके आना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये करके दिखाओगे। लड़के के पसीने छूट गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पापा कौन सा टास्क दे रहे हैं। रोजाना मुझसे कह रहे हैं कि जाओ इतने में बेच करके आओ, इतने में बेच करके आओ। फिर उसे अपनी फैमिली कंडीशन से याद आई। उसे लगा कि हमारे परिवार में वाकई पैसे की जरूरत है, मुझे फैमिली की मदद करनी होगी। जब मैं $1 की टी शर्ट को 25 में बेच सकता हूँ तो 200 में भी बेच सकता हूँ। लड़का बाहर बाजार में निकला।
और आसपास देखने लगा। उसकी नजर पड़ी उनके शहर में एक बड़ी एक्ट्रेस आने वाली थी एक स्टोर के इनॉग्रेशन के लिए। लड़का वहीं पहुंच गया। वहां पहुंचा तो देखता है कि लंबी भीड़ लगी हुई थी। उस लंबी सी भीड़ में से छोटा बच्चा था, इधर से उधर से घुसता हुआ आगे निकल गया। वहां एक्ट्रेस आई हुई थी, वो इनॉग्रेशन करने वाली थी। तब ये लड़का चिल्लाने लगा, मैम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो एक्ट्रेस ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा आवाज लगा रहा है, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। तो उन्होंने उस बच्चे को आगे बुला लिया। उस बच्चे के पास में एक टी शर्ट थी। उसने कहा कि मैम क्या आपका ऑटोग्राफ इस पर मिलेगा। उस एक्ट्रेस ने उस पर अपने साइन कर दिए। उसके बाद वो लड़का वहां पर खड़ा होकर के टी शर्ट बेचने लगा कि बताइए आप में से किसको चाहिए। वो $200 का टारगेट लेकर के गया था। वो टी शर्ट उसने $250 में बेच दी। उस टी शर्ट के मुंह मांगे दाम उसे उस दिन मिल गए। वापस घर गया, पापा को कहा कि पापा आपने तो $200 की बात की थी, $250 में टी शर्ट बेच करके आ गया। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अमेरिका का मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन था। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी आ जाएं, आप हर समस्या का पार पा सकते हैं, आप हर समस्या से जीत सकते हैं। इसीलिए आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, उस दिन बड़े बड़े लोगों के दिमाग में आप आना शुरू हो जाएंगे। आप खुद ब खुद एक बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक भिखारी की जो रेलवे स्टेशन के बाहर रहा करता था। स्टेशन से ट्रेन में बैठता, दूसरे स्टेशन उतरता, वहां से दूसरी ट्रेन में बैठता, फिर अपने स्टेशन उतरता, ट्रेन में भीख मांगने का काम करता था। एक दिन रोजाना की तरह भीख मांग रहा था, लोगों के सामने जाकर के गिड़गिड़ा रहा था, पैसे मांग रहा था। तभी इसने देखा कि उस कोच में एक सूटेड बूटेड बंदा बैठा हुआ था। इसे लगा कि ये अमीर आदमी है, इससे अगर भीख मिल गई तो कम नहीं मिलेगी, अच्छी खासी मिलेगी, फिर मुझे दूसरे कोच में जाकर के भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके पास गया और जाकर के एक्टिंग करने लगा, भीख मांगने लगा, अपनी आवाज को बदल बदल करके अपना सारा दर्द निकालने लगा। लेकिन वो जो बंदा बैठा हुआ था, सूटेड बूटेड आदमी, उसने डांट दिया। उसने बोला कि आप ये मेरे सामने नाटक मत कीजिए, मैं आपको देख रहा था, आप चुपचाप वहां से चले आ रहे थे, यहां आकर के आप उदास हो गए, गिड़गिड़ाने लगे, ये हरकत मत कीजिए। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैं आपको चलिए भीख दे भी दूंगा, आपके पास मुझे देने के लिए क्या है? भिखारी ने कहा कि ये क्या सवाल कर रहे हैं आप, मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास आपको देने के लिए क्या हो सकता है? मेरी औकात क्या है कि मैं आपको बदले में कुछ दे दूं? तो जो सूटेड बूटेड बंदा था उसने कहा कि जब आप मुझे कुछ नहीं दे सकते तो मुझसे कुछ लेने की उम्मीद भी मत रखिए। आप चले जाइए, आपको मेरे पास से $1 नहीं मिलने वाला। ये व्यक्ति वहां से चला गया भिखारी, और सोचता रहा कि यार ये क्या बात बोल दी, ये क्या बात बोल दी कि तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। भिखारी को समझ नहीं आया। जिस स्टेशन के बाहर रहता था उस स्टेशन पर उतरा और बाहर आकर के आसपास देखने लगा कि ऐसा क्या है, जब कोई मुझे भीख दे तो मैं उसे बदले में दे दूं। इसने नजर दौड़ाई तो इसे दिखाई दिए कुछ फूल। इसने देखा कि यहाँ पौधे लगे हैं, पौधों पर फूल आए हुए हैं, क्यों ना एक काम करता हूं, अब से जब भी कोई मुझे भीख देगा मैं उसे बदले में एक फूल दूंगा। उस दिन से उस व्यक्ति ने, उस भिखारी ने एक नई आदत डाल ली। जब भी वो भीख मांगता, अगर उसे भीख में पैसे मिलते तो वो सामने वाले को एक फूल देता। सामने वाले को बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये पहला भिखारी है जो भीख देने के बदले में कुछ ना कुछ दे रहा है। भिखारी को भी अच्छा लगने लगा कि चलो लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, लोगों को मेरी सोच पसंद आ रही है। एक दिन फिर से वो ट्रेन में था, उस कोच में था जहां उसे अमीर, वो सूटेड बूटेड बंदा दिखाई दिया था। एक बार फिर से उस दिन वही व्यक्ति दिखाई दिया। उसके पास गया और जाकर के बोला कि भाई साहब, आज तो आपको भीख देनी ही पड़ेगी, आज तो आपको मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास में आपको देने के लिए कुछ है। अब उस अमीर व्यक्ति ने, सूटेड बूटेड बंदे ने सोचा कि यार इसके पास में मुझे देने के लिए क्या हो सकता है। उसने भरोसा किया और उस व्यक्ति को भीख दे दी। जैसे उसने भीख दी वैसे ही भिखारी ने अपने पास में से निकाल करके एक फूल दे दिया और कहा कि लीजिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए। उस व्यक्ति को अच्छा लगा। उसने कहा कि अब एक बात और सुनो, एक बात का और ध्यान रखना। बात यह है कि अब तुम अपनी सोच को बड़ा करो। क्यों नहीं तुम व्यापारी बन जाते? क्यों नहीं तुम बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो? तुम बड़ा काम कर सकते हो। अपनी सोच को बदलने के बारे में सोचना। भिखारी को फिर से वो कुछ बता करके बंदा वहां से चला गया। भिखारी ट्रेन से उतरा, अपने स्टेशन पर आया। स्टेशन पर बाहर आने के बाद में सोचने लगा कि ये क्या बोल के चला गया, मैं बड़ा बिजनेसमैन बन सकता हूं। भिखारी को मालूम नहीं कहां से एनर्जी मिली, वो जोर से चिल्लाया कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं। और उसके बाद से, उस दिन से उसने भीख मांगना छोड़ दिया, फूलों का बिजनेस करने लगा।
छोटा छोटा काम चलने लगा, धीरे धीरे दुकान बड़ी होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। रेलवे स्टेशन पर इस तरफ से एक सूटेड बूटेड बंदा आ रहा था, इस तरफ से ये भिखारी जो कि अब बड़ा आदमी बन चुका था, ये जा रहा था। वही व्यक्ति इससे फिर से टकराया जिसने इसे काफी कुछ सिखाया था। उसको जाकर के बोला कि भाई साहब नमस्ते, पहचाना, मैं वही भिखारी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपको कहाँ पहचाना, आपसे कब मिला हूं मैं। तो इस भिखारी ने कहा कि शायद आप भूल गए, आपकी और मेरी 2 बार मुलाकात हुई है। पहली बार आपने मुझे सिखाया था कि जिंदगी में लेन देन क्या होता है, और दूसरी बार जब मैं आपसे मिला था तो आपने मुझे सिखाया था कि सोच बड़ी करना क्या होता है। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, आप बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे। सारा खेल सोच का है। अपनी सोच को तंदुरुस्त कीजिए, बुलंद कीजिए और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि वक्त की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, वक्त बड़ी जल्दी कट जाता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आज सुनाता हूं आपको वक्त पर एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक राजा की। एक ऐसा राजा जिसने हर युद्ध में जीत हासिल की थी। छोटे छोटे राज्यों को हरा करके अपने राज्य का विस्तार करता जा रहा था, अपने राज्य को बड़ा करता जा रहा था। ऐसा नहीं था कि अपने राज्य में डेवलपमेंट नहीं करवाता था, वहां भी विकास के काम करवाता था। राजा को प्रजा बड़ा पसंद करती थी। इसी बात से राजा को थोड़ा घमंड आ गया। उसको लगा कि अब तो मुझे कोई हरा नहीं सकता, अब तो मैं हर युद्ध में जीत हासिल करूंगा। एक दिन अपने कुछ सैनिकों के साथ में घूमने के लिए निकला हुआ था, तभी उसे एक बाबा जी दिखाई दिए। बाबा जी के पास गया, जाकर के बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी ने कहा कि बेटा, हम तुमसे खुश हैं, तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। राजा ने कहा हाँ जी बताइए, आप क्या देना चाहते हैं। तो बाबा जी ने उस राजा को एक ताबीज दिया और कहा कि इसे अपने गले में पहन लेना। इस ताबीज में एक मंत्र है। इस ताबीज को तब खोलना जब तुम सबसे ज्यादा मुश्किल में हो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा है, अब तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है, तब तुम ये ताबीज खोलना। राजा ने कहा जो आज्ञा। मन ही मन राजा सोच रहा था कि बाबा जी कहां ताबीज के चक्कर में पड़े हैं। मैं ऐसा राजा बन चुका हूं जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिससे सिर्फ और सिर्फ जीत हासिल होगी। आस पड़ोस के जितने राज्य के राजा थे वो मन ही मन सोच रहे थे कि यार क्या किया जाए, कैसे इस पर अटैक किया जाए, कैसे इसको हराया जाए। सभी राजाओं ने मिलकर के प्लानिंग बनाई कि क्यों ना सब साथ मिलकर के युद्ध में आते हैं। सारे राजाओं की सेना जब सामने आई, जब विशाल सेना ने आक्रमण किया, तो ये राजा घबरा गया, हारने की कगार पर पहुंच गया। युद्ध भूमि से डरता हुआ भागता हुआ जंगल में निकल गया। रास्ता भटक चुका था, इसे लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। यह राजा वहां छुपने के लिए जगह ढूंढने लगा। तभी इसे वहां पर एक गुफा दिखाई दी। गुफा में जाकर के बैठ गया, छिप गया और इंतजार करने लगा कि कुछ अच्छा हो जाए। इसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, दिल धक धक कर रहा था। जैसे लग रहा था कि इसका अंतिम समय आने वाला है। ये घबराया हुआ था कि अचानक से इसे घोड़े के टापों की आवाज सुनाई देने लगी। इसे लगा कि दुश्मन देश के सैनिक, उनके घोड़े अब इसकी गुफा की तरफ आ रहे हैं। अचानक से इसे लगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। अचानक से इसने महसूस किया कि इसकी आंखों के सामने अंधेरा है, इसकी मृत्यु होने वाली है। इसको सैनिक पकड़ करके ले जाएंगे, फांसी दे देंगे, इसका राजपाट तो छिन ही गया है, अब जिंदगी भी चली जाएगी। ये राजा निराशा की तरफ जाता जा रहा था। तभी इसे अचानक याद आया कि उन बाबा जी ने एक ताबीज दिया था जो गले में पहना हुआ था। फटाफट से इसने ताबीज निकाला, उसे खोला और उस मंत्र को पढ़ने लगा जो मंत्र बाबा जी ने कहा था कि इस ताबीज में लिखा हुआ है। उसने ताबीज खोला तो अंदर एक कागज की चिट्ठी थी। उस कागज की चिट्ठी को खोला तो उस पर लिखा हुआ था, ये भी कट जाएगा। मंत्र था, ये भी कट जाएगा। राजा ने एक सुकून की सांस ली, राहत की सांस ली। एक बार फिर से ऊपर वाले का धन्यवाद किया कि भगवान आपका धन्यवाद, आपने मुझे जिंदा तो रखा। हे ऊपर वाले, आपका शुक्रिया। राजा ने एकदम से महसूस करना शुरू किया कि उसके अंदर पॉजिटिविटी आ गई है। उसे वो जो घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दे रही थी वो भी अब दूर जाने लगी। थोड़ी देर बाद वो घोड़े के टापों की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। राजा धीरे से उस गुफा से बाहर निकला, जंगल में कुछ दिन रहा, वहां फिर से अपनी सेना बनाई, फिर से उस राज्य पर आक्रमण किया जो उसका खुद का था, जिसे किसी ने हथिया लिया था, और उस राज्य पर फिर से अपना झंडा कायम किया।
छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में घबराइएगा मत, क्योंकि अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, ये भी कट जाएगा। बड़े से बड़े संकट टल जाएंगे। अगर आप चैंपियन हैं, चैंपियन की तरह सोचते हैं, तो आप चैंपियन ही बने रहेंगे। आप अपनी सोच को बस बुलंद रखिए, और चैंपियन बनने का सिर्फ एक रास्ता है, हार्ड वर्क और उसके साथ स्मार्ट वर्क। आरजे कार्तिक फिर से कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। ये कहानी है अकबर और बीरबल की। आपने बड़े सारे उनके किस्से सुने होंगे, लेकिन ये वाला मजेदार है। एक बार बादशाह अकबर को लगा कि क्यों ना बेगम के लिए सेब काटा जाए, तो उन्होंने चाकू मंगवाया, एप्पल मंगवाया। अब उनको चाकू चलाने की आदत तो थी नहीं, कभी उन्होंने कोई सब्जी नहीं काटी थी, फल नहीं काटा था। वो जब सेब काट रहे थे, अचानक से उनके अंगूठे में चोट लग गई, खून निकलने लगा। तो बड़ी जोर से चिल्लाए और फटाफट से वैद्य को बुलाया गया, दवाइयां मंगवाई गईं। लेकिन इस सब के बीच में जब वो चिल्ला रहे थे, दर्द से कराह रहे थे, जब वो दर्द में थे, उनके ठीक पास में बीरबल खड़ा हुआ था, क्योंकि जहां अकबर होते थे वहां बीरबल होता था। तो बीरबल ने कहा कि जहां पनाह आप इतना क्यों दर्द में हैं? याद रखो, जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि ये क्या मूर्खता है, यहां मुझे चोट लगी है और तुम अपना ज्ञान देने से पीछे नहीं रह रहे। तुम यहां भी अपना ज्ञान दे रहे हो, यहां भी तुम कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह इतने गुस्से में थे कि उन्होंने बीरबल को कारागार में डालने के लिए कह दिया। सैनिकों से कहा कि इनको ले जाकर के कारागार में डाल दो, मुझे इनकी शक्ल नहीं देखनी, मुझे ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करनी। जब मैं दर्द में हूं तो ये मुझे कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बात को कई महीने बीत गए। एक बार बादशाह अकबर अपने कुछ सैनिकों के साथ में जंगल में शिकार करने गए। शिकार का पीछा करते करते कब वो सैनिकों से बिछड़ गए, उन्हें खुद समझ नहीं आया। वो शिकार करते करते जंगल में अकेले चले जा रहे थे। तभी उन्हें वहां कबीले वालों ने पकड़ लिया, और जब कबीले वालों ने पकड़ लिया तो उन्होंने बताया कि मैं बादशाह हूं, जहां पनाह हूं। तो उन्होंने कहा कि होंगे अपने घर के, यहां पर आपको जहां पनाह नहीं है, यहां हमारा हुक्म चलता है, आपको हमारे साथ चलना होगा। जब ये वहां पहुंचे तो जाकर के देखते हैं कि कबीले वालों ने बलि चढ़ाने की तैयारी कर रखी थी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या होने वाला है, जहां पनाह की बलि दी जाएगी। ये बोलते रहे, लेकिन इनकी किसी ने नहीं सुनी। जब बलि चढ़ाने की तैयारी होने लगी, तब कबीले वालों में से एक ने देखा कि इनके अंगूठे में चोट लगी हुई थी। तो उसने अपने बाकी साथियों से कहा कि ये तो खंडित है, इसकी तो बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, इसको तो पहले से चोट लगी हुई है। कबीले वालों ने बादशाह अकबर को वहां से रवाना कर दिया, वहां से छोड़ दिया। जब ये वापस अपने राजमहल की तरफ आ रहे थे तो सोच रहे थे कि बीरबल ने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। जिंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये अगर चोट नहीं लगी होती तो मेरी यहां पर बलि चढ़ जाती। लेकिन इनके दिमाग में अब दूसरी बात चलने लगी कि चलो मेरे साथ में तो ये हुआ, मेरे साथ में तो अच्छा हुआ, लेकिन बीरबल के साथ क्या हुआ, उसको तो मैंने वहां कारागार में डाला हुआ है। महल में पहुंचे, फटाफट से कारागार में गए, जाकर के बीरबल को सारी कहानी सुनाई कि भाई ये मेरे साथ में हुआ, लेकिन अब ये बताओ कि तुम्हारे साथ में अच्छा क्या हुआ, तुम्हें तो मैंने जेल में डाल रखा है। तो बीरबल ने कहा कि जहां पनाह, मेरे साथ तो सबसे अच्छा हुआ, क्योंकि जहां आप जाते हैं वहां मैं आपके साथ जाता हूं। अगर आपकी बलि नहीं चढ़ाई होती, आप खंडित थे, तो बलि किसकी चढ़ती? आपके अपने बीरबल की। आपने तो मेरी जान बचा ली जहां पनाह, आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम होगा। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में हमेशा याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस वक्त शायद हमें समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ सालों के बाद में अगर हम फिर से पीछे देखें तो हमें लगता है कि ठीक ही हुआ था। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, उम्मीद रखिए, हौसला रखिए, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आपको वो फसल पसंद नहीं जो आप काट रहे हैं, तो उन बीजों की जांच कीजिए जो आप बो रहे हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक अमीर महिला की जो साइकियाट्रिस्ट के पास जाया करती थी, रेगुलर जाया करती थी सेशंस के लिए। जब भी सेशन होता था उसके बाद में जब बाहर निकलती थी थोड़ा सा रिलैक्स फील करती थी, लेकिन हफ्ते 10 दिन में फिर से उनको लगता था, तनाव महसूस होता था, फिर से वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाती थी। एक दिन वो अपना सेशन खत्म करके जाने ही वाली थी कि उन्होंने अपने साइकियाट्रिस्ट से पूछा कि सर एक बात बताइए,
मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतनी अमीर हूं, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? फिर भी मुझे 10 दिन में 8 दिन में आपके पास सेशन के लिए क्यों आना पड़ता है? तो जो साइकेट्रिस्ट थे उन्होंने कहा कि मैम आप फिर से बैठिए, आधे घंटे का वक्त और लगेगा, एक छोटी सी कहानी आपको और सुनाऊंगा। और ये कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा, ये कहानी सुनाने के लिए मैं बुलाता हूं किसी को। साइकेट्रिस्ट ने आवाज लगाई, उनके घर में जो काम करने वाली अम्मा थी वो आई और आकर के नमस्ते करने लगी। साइकेट्रिस्ट ने कहा कि मैम अब आप कहानी सुनेंगे, लेकिन ये कहानी अम्मा की होगी। अम्मा से कहा कि अम्मा बैठिए। अम्मा ने चेयर ली, वो बैठ गई और साइकेट्रिस्ट ने कहा कि अम्मा बताइए, इन मैम को बताइए कि आपकी जिंदगी में क्या हुआ था और आज आप यहां तक कैसे पहुंची। अम्मा ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। अम्मा ने कहा कि मैम मेरी लाइफ में सब कुछ बुरा हुआ है। मेरा पति शराब पी करके घर आता था, मारपीट करता था। उसको कई बार समझाने की, उसकी शराब छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। एक दिन ज्यादा शराब पीने की वजह से वो बीमार पड़ गए। उनका इलाज चला, उनके इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी। मैंने घर घर जाकर के काम करना शुरू किया, लेकिन वो बच नहीं पाए, उनकी मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद मेरे परिवार में मेरा एक बच्चा था जिसको पढ़ाने के लिए मैंने रात दिन एक कर दिया। अलग अलग जगह जाकर के काम करती थी, रेस्टोरेंट्स में जाती थी, ढाबों में जाती थी, घर में जाकर के साफ सफाई के काम करती थी। उसके लिए भी मैंने पूरी कोशिश की, उसका पूरा साथ देने की। लेकिन एक दिन जब वो स्कूल से घर आ रहा था तो किसी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और उसकी भी मृत्यु हो गई, उसकी भी डेथ हो गई। उसके भी चले जाने के बाद मैं दुनिया में अकेली पड़ गई। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी लाइफ का क्या मकसद है, मेरे होने का क्या मतलब है। लेकिन फिर भी मुझे जीने के लिए पैसों की जरूरत थी। मैंने काम करना जारी रखा, अलग अलग घर जाती थी, खाना बनाती थी, बर्तन मांजती थी, साफ सफाई करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी में हो क्या रहा है। एक दिन बारिश हो रही थी, मैं अपने घर की तरफ आ रही थी। मैंने देखा कि मेरे पीछे पीछे एक बिल्ली का बच्चा चला आ रहा है। भीगती हुई बारिश में ठिठुरता हुआ बच्चा मेरे साथ साथ मेरे घर के दरवाजे तक आ गया। मैं अंदर चली गई, लेकिन वो बच्चा वहीं दरवाजे पर बैठा रहा। मैंने देखा कि उसे भूख लगी है। दूध गर्म करके उसके सामने मैंने रख दिया। वो बच्चा फटाफट से सारा दूध चट कर गया। ये देख करके पता नहीं क्यों अचानक से मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। और जैसे ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आई, मुझे याद आया कि मैं कई सालों में पहली बार हंसी थी। मुझे ये लगा कि एक बिल्ली के बच्चे की मदद करने पर मैं इतना मुस्कुरा सकती हूँ, इतना खुश हो सकती हूँ, तो अगर मैं इंसानों की मदद करना शुरू करूंगी तो मेरी जिंदगी का मतलब बदल जाएगा, मेरे होने का मतलब बदल जाएगा। उस दिन से मैंने लोगों की मदद करना शुरू किया। एक बार एक व्यक्ति बीमार था, उनके लिए दवाई लेकर के आ गई। एक बार एक भाई साहब बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, उनके लिए खाना बना करके वहां तक पहुंचा दिया। छोटे छोटे जो डॉग्स होते हैं उनके लिए मैं बिस्किट का पैकेट खरीदती हूँ, उन तक पहुंचाती हूँ, उनकी मदद करती हूँ, उन भूखों को खाना खिलाती हूँ। कई बार मुझे ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनको पढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। मेरे पास जितना बन पाता है, 100 रुपए 200 रुपए, उन तक पहुंचाती हूँ, उनकी मदद करती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और साहब के यहाँ जब से काम कर रही हूँ तब से तो मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई है। साइकेट्रिस्ट ने जब ये पूरी कहानी अम्मा ने सुना ली, उसके बाद ने उन अमीर महिला से कहा कि मैम शायद अब आप समझी होंगी जीने का मतलब क्या है, असली खुशी क्या है, रियल हैप्पीनेस क्या है। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी है जब आप किसी की मदद करेंगे और आपको जो सुकून मिलेगा, उससे बड़ी खुशी इस दुनिया में कभी भी आपको पैसे से भी नहीं मिल सकती। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। बांटनी है तो मुस्कान बांटिए, ज्ञान सभी के पास है। अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने हौसले के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जरा संभल कर चलें, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक राजा की, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उसके दरबार में जो भी जाता था वो खुश होकर के वापस आता था, उसकी बात सुनी जाती थी, समझी जाती थी। बाकी आसपास के राज्यों के राजा भी इस राजा से सीखने के लिए आते थे कि आप ऐसा क्या करते हैं, आपके पास में वो कौन सी शास्त्र विद्या है जो आप इस्तेमाल में लेते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। दुखी से दुखी आदमी आपके पास आता है तो खुश होकर के जाता है। आसपास के राजाओं को लगता था कि इस बंदे की कभी ना कभी किसी ऐसे व्यक्ति से जरूर मुलाकात होगी जो दुखी था और दुखी ही रहेगा। और एक दिन ये बात सच हो गई। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ में भ्रमण पर निकला हुआ था। अपने राज्य में जो भी उससे मिल रहा था उसको कुछ ना कुछ दे रहा था, शर्फी दे रहा था, उनकी मदद कर रहा था, पैसा दे रहा था। राजा एक बार फिर से अपना दरबार राज्य के बीचों बीच लगा चुका था। तभी राजा की नजर पड़ी एक भिखारी पर, एक दुखी इंसान पर। उसको लगा कि उसके राज्य में ये सबसे ज्यादा दुखी इंसान कौन है, ये छूट कैसे गया, इसका उद्धार कैसे नहीं हुआ। उसने सैनिकों को भेजा और कहा कि जाओ उस भिखारी को बुला करके लाओ।
वो भिखारी आया और जैसे ही राजा के पास आया, राजा ने उससे उसका हाल पूछा और उसको एक सोने का सिक्का दे दिया। अब राजा के मन में चलने लगा कि जब मैंने इसे एक सोने का सिक्का दे ही दिया है तो इसकी जिंदगी में अब कुछ न कुछ तो बदल जाएगा। ये भिखारी अगर इस सोने के सिक्के का सही इस्तेमाल कर लेगा, कोई व्यापार शुरू कर देगा तो इसकी जिंदगी संवर जाएगी। राजा ने यही सोचकर के उस सोने का सिक्का भिखारी को दे दिया। भिखारी बड़ा खुश हुआ, उसने जिंदगी में पहली बार सोने का सिक्का देखा था। भिखारी खुशी के मारे झूमता हुआ नाचता हुआ जा रहा था। राजा ये सब देख रहा था। भिखारी फिर से जाकर के वहीं बैठ गया जहां बैठा हुआ था, नाली के पास। उस सिक्के को उछालने लगा और उस सिक्का गलती से नाली में गिर गया। अब वो भिखारी उस सिक्के को ढूंढने लगा। उसने पूरी कोशिश कर ली लेकिन वो सिक्का नहीं मिला। राजा ये सब देख रहा था और राजा को लग रहा था कि ये सबसे बुरा हुआ। उस भिखारी की मदद करने का मौका मुझे ऊपर वाले ने दिया था, मैंने उसकी मदद भी की, लेकिन उसकी गलती से सोने का सिक्का गुम हो गया। फिर राजा को लगा कि क्यों ना इसकी एक बार फिर से मदद की जाए। सैनिकों को भेजा और फिर से उसे बुलाया और भिखारी को एक और सोने का सिक्का दिया। भिखारी फिर से खुशी से नाचता हुआ झूमता हुआ गया, खुश होकर के गया और वहां नाली के पास जाकर के बैठा और फिर से वो वाला सोने का सिक्का जो गिर गया था उसे ढूंढने लगा। राजा ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि कितना गरीब इंसान मेरे राज्य में है जिसकी मैंने आज तक मदद नहीं की। आज मौका मिला है और देखिए उसकी हालत कि वो एक सिक्का अपने पास रख रहा है और दूसरे सिक्के को नाली में ढूंढ रहा है। शायद उसे 2 सिक्कों की जरूरत है। फिर से सैनिकों को भेजा, फिर से भिखारी को बुलाया, एक और सोने का सिक्का दिया। भिखारी फिर से खुश हुआ, खुशी से नाचता हुआ वहीं जाकर के बैठ गया और फिर से नाली में जो सिक्का सबसे पहले गिरा था उसे ढूंढने लग गया। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, ये भिखारी कर क्या रहा है। एक बार फिर से सैनिकों को भेज करके उसे बुलाया और उससे कहा कि आप चाहते क्या हैं। मुझे लगा था कि आपको 2 सोने के सिक्कों की जरूरत है, मैंने आपको 3 सोने के सिक्के दिए, एक नाली में गिर गया, फिर भी आपके पास 2 बाकी हैं, आप इससे अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। भिखारी ने कहा कि नहीं साहब, मुझे तो वही वाला सोने का सिक्का चाहिए जो नाली में गिर गया था। छोटी सी कहानी, आपकी और हमारी कहानी। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारे सोने के सिक्के ऊपर वाले ने दिए हैं, लेकिन हम उसी सोने के सिक्के के चक्कर में पड़े हैं जो कि नाली में गिर गया था। हम अपने उसी पास्ट में उलझे हुए हैं, आज भी उन्हीं बातों को लेकर के बैठे हुए हैं जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो बातें होकर के खत्म हो चुकी हैं। अगर आप अपने पास्ट में उलझे रहेंगे तो आज वर्तमान में जो खुशियां हैं, जो प्रेजेंट मोमेंट में आपको खुशी मिली है, उसको कभी जी नहीं पाएंगे। जिंदगी में असली खुशी वही है जो आज में है। आज की खुशियों को चेरिश करना शुरू कीजिए, उनके साथ जीना शुरू कीजिए। आने वाला कल खुशियों से भरा होगा। नाली में गिरे उस सिक्के को भूल जाइए, क्योंकि बहुत सारे सिक्कों की बरसात ऊपर वाला आपकी लाइफ में करने वाला है। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहें, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि किसको क्या मिला उसका कोई हिसाब नहीं, तेरे पास रूह नहीं, मेरे पास लिबास नहीं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक राजा की जो अपने राज्य में बड़ा खुश था, जिसको लगता था कि उसके पास में खुशहाल प्रजा है, एक अच्छा परिवार है, एक अच्छा सा राज्य है। उसे लगता था कि उसके पास में बहुत सारा पैसा है। एक दिन अपने महल का दौरा कर रहा था, उसने देखा कि एक नौकर जो कि दीवार की साफ सफाई कर रहा था, वो उससे ज्यादा खुश था। वो गाना गुनगुना रहा था, मजे में अपना काम कर रहा था। राजा को यही बात बुरी लग गई। वो अपने महल में वापस गया, अपने कक्ष में गया, जाकर के उदास होकर के बैठ गया। रानी ने पूछा कि क्या बात हो गई, आप उदास क्यों हैं? तो राजा ने बताया कि एक नौकर जो कि छोटा सा काम कर रहा है, उसे क्या पैसे मिलते होंगे, इतनी कम तनख्वाह में खुश है। मैं राजा होकर के कई बार चिंताएं ले लेता हूँ। कई बार मुझे चिंता होती है कि राज्य में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। आस पड़ोस के राजाओं की चिंता ले लेता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतना खुश कैसे हो सकता है। तो रानी ने कहा कि आप परेशान मत होइए, उसे बस 99 के फेर में पड़ने दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। राजा ने कहा कि 99 का फेर क्या है? तो रानी ने कहा कि काम करते हैं, आज रात में आप किसी को उस नौकर के घर के बाहर भेजिएगा और उसके दरवाजे के बाहर एक पोटली रखवा दीजिएगा। उस पोटली में 99 सोने के सिक्के रखवा दीजिएगा। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम जो कह रही हो ये करके देख लेते हैं। राजा ने वही किया। उस नौकर के घर के बाहर दरवाजे पर एक पोटली रखी गई जिसमें 99 सोने के सिक्के थे।
नौकर जब अगली सुबह जगा, उसकी वाइफ जब घर की साफ सफाई कर रही थी, उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक पोटली घर के बाहर रखी है। वो पोटली अंदर लेकर के आई, नौकर को जगाया कि हमारे घर के बाहर कोई पोटली रख करके गया है। नौकर ने वो पोटली खोली तो हैरान हो गया, उसमें सोने के सिक्के थे। वो गिनने लगा, 1 2 3 95 96 97 98 99, एक सिक्का कम था। नौकर अंदर तक हिल गया, उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि रखने वाला 100 सोने के सिक्कों की पोटली रख के गया होगा, 99 का कौन सा हिसाब है। तो फटाफट से घर से भागा और अपने घर के आसपास जितने रास्ते थे सारे छान मारे। वो रास्ते ढूंढता चला गया कि कहीं कोई सिक्का दिख जाए, कहीं कोई सिक्का दिख जाए, लेकिन कोई भी सोने का सिक्का नहीं दिखा। उस पूरे दिन उसने अपने शहर के सारे रास्ते छान लिए, लेकिन वो सोने का सिक्का नहीं मिला। अगले दिन नौकरी पर वापस गया तो वहां उसको डांट पड़ी कि बिना बताए आपने छुट्टी कर ली। पूरे दिन उदास रहा। अगले 5-7 दिन तक उदासी से काम करता रहता था। राजा एक दिन फिर से घूमने के लिए निकले, अपने महल का दौरा कर रहे थे तो देखा कि वो नौकर बड़ी उदासी के साथ काम कर रहा है। अपनी वाइफ के पास गए और जाकर के बोलते हैं रानी को कि देखो, मैंने आज फिर से उस नौकर को देखा, आज वाकई में वो उदास था, ये हुआ क्या। तो रानी ने कहा कि अब वो उदास ही रहा करेगा, आप उसको एक और सोने का सिक्का पहुंचा देना ताकि उसकी वो जो लालसा है, वो जो चाहत है, वो मिट जाए। वो नहीं तो 99 के फेर में पड़ा पड़ा बर्बाद हो जाएगा। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। हम सब भी 99 के फेर में हैं। हमारे पास में काफी कुछ है जिसे हम एंजॉय नहीं करते, जिसके बारे में हम खुश नहीं होते। हम सब उस एक सोने के सिक्के के पीछे पड़े होते हैं और भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियां पहले से हैं। जो मिला है उसमें संतुष्ट होइए और आने वाले कल के लिए तैयारी कीजिए। सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपने देखिए और उनके लिए मेहनत कीजिए, लेकिन जो आज में है, जो आज की खुशियां हैं, उन्हें भी जीना शुरू कीजिए। इसीलिए आरजे कार्तिक कहता है, आज में खुश रहें, कल की तैयारी करें और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बहुत गुरूर था छत को छत होने पर, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गई। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। ये कहानी है एक गरीब परिवार की जो गांव में रहा करता था, जिनके बच्चे के बड़े बड़े सपने थे। इस परिवार में जो बच्चा था वो बड़ा होकर के इंजीनियर बनना चाहता था। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता था, कोचिंग करना चाहता था, IIT में जाकर के पढ़ना चाहता था। इस परिवार के पास में इतना पैसा नहीं था। उस बच्चे ने जिद की, मम्मी पापा से कहा कि पापा एक बार मौका दीजिए, मुझे शहर जाने दीजिए, वहां पर कोई भी पार्ट टाइम जॉब करूंगा, पैसे कमाऊंगा, उसी पैसे से अपनी फीस भर दूंगा, आप पर कोई लोड नहीं आएगा, बस मुझे मौका दीजिए। मम्मी पापा इसकी जिद के आगे हार गए, इसे शहर भेज दिया। यहाँ आकर के ये एक बास्केटबॉल कोर्ट में साफ सफाई का काम करने लगा। वहां से जो पैसे मिलते थे उससे फीस भरता था, IIT की कोचिंग कर रहा था। पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा लड़का। हर शाम में बास्केटबॉल कोर्ट में जाता, वहां जाकर के देखता कि अमीर परिवार के बच्चे आते थे, वो आकर के बास्केटबॉल खेलते थे। कई बार इसका मन होता था, सपने तो देखता ही था, इसका मन होता था कि बास्केटबॉल खेलूं। एक बार इसने वहां जो बच्चे खेल रहे थे उनसे कहा कि भैया अगर आप एक बार मौका दें तो मैं भी खेलना चाहूंगा। उन्होंने इसकी हंसी उड़ा दी और इसे डांट करके भगा दिया। एक दिन ये रोजाना की तरह वहां साफ सफाई करने के लिए पहुंचा हुआ था, पत्ते उठा रहा था, झाड़ू लगा रहा था। तभी इसने देखा कि वहां पर वो बच्चे तो खेल ही रहे थे, एक कन्या भी आकर के बैठी हुई थी, एक लड़की वहां पर आई हुई थी। जो लड़के खेल रहे थे उनमें से किसी की गर्लफ्रेंड थी। उन लड़कों ने देखा कि ये साफ सफाई वाला लड़का आज फिर से आया है। उन्होंने इसको बुलाया और उनमें से एक, जिसकी की वो गर्लफ्रेंड थी, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए टशन दिखाते हुए इस लड़के को डांटना शुरू किया कि ढंग से सफाई करो। और सुनो, एक काम करते हैं, तुम रोज कहते हैं ना बास्केटबॉल खेलनी है, आ जाओ तुम बास्केट करके दिखा दो। इस लड़के को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। मतलब जो रोज भगा देते हैं, खेलने नहीं देते, आज वो खुद खेलने के लिए बुला रहे हैं। ये लड़का कोर्ट में पहुंचा और इसने कहा कि ठीक है भैया, मैं कोशिश करके देखता हूं, मैंने आज तक तो खेला नहीं, मुझे पता नहीं, बस आपको खेलते हुए देखता था, उसी से शायद कुछ बात बन जाए। इस लड़के ने बास्केट करने की कोशिश की, लेकिन बॉल कभी इधर जाती कभी उधर जाती, निशाने पर नहीं जा रही थी। वो सारे लड़के हंसी उड़ाने लगे। इस लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मेरा तो मजाक बन रहा है। ये फिर से उन बच्चों के पास गया, जाकर के बोला कि भैया एक मौका दीजिए, बस मुझे आधे घंटे का टाइम दीजिए, आप जो बोलेंगे, जहां से बोलेंगे वहां से बास्केट करके दिखाऊंगा। उन लड़कों को लगा कि अब तो चैलेंज दे रहा है, मतलब ये साफ सफाई करने वाला लड़का हमें चैलेंज दे रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, तो आधा घंटा ले, उसके बाद में हम जहां से बोलेंगे वहां से बास्केट करके दिखाना। इस लड़के ने कहा कि ठीक है भैया। ये आधे घंटे के टाइम में फटाफट से उस बास्केटबॉल कोर्ट का जो ऑफिस था वहां पहुंचा, इंच टेप लेकर के आया। इसने जहां खड़ा था वहां से उस पोल की डिस्टेंस मेजर की
उसके बाद में जो पोल था जहां पर वो बास्केट लगी थी उसकी डिस्टेंस मेजर की। आईआईटी की पढ़ाई कर रहा था, फॉर्मूलाज लगाना शुरू किया। इसे समझ में आ गया कि कौन सा एंगल रखना है, कौन सा एंगल पर निशाना साधना है। उसके बाद में आधा घंटा खत्म हुआ, इसने उन बच्चों से जाकर के कहा कि अब बताइए कहाँ से बास्केट करनी है। और उसके बाद में तो जहां से बच्चे बोल रहे थे वहां से बास्केट कर रहा था। मतलब क्या हाफ कोर्ट, जहां से उन्होंने बोला वहां से इसने बास्केट करके दिखा दी। इसने अपना दिमाग लगाया, खुद को कमजोर नहीं समझा और उन अमीर बच्चों के सामने साबित कर दिया कि ताकत, काबिलियत हर किसी में होती है। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में कभी भी खुद को कमजोर मत समझना। प्रैक्टिकल लाइफ में देखना, आपके पास में भी टैलेंट है, आपके पास में भी क्षमता है जिंदगी में आगे बढ़ने की। अगर आपको लगता है कि आप जिंदगी में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, तो एक बार अपने बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा और समझिएगा कि आप किस में अच्छे हैं। जिस फील्ड में आप अच्छे हैं उसी में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आई एम श्योर आप कमाल कर जाएंगे। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।